ब्रॉट यू बाय एजलेस डायग्नोस्टिक्स। ये है ललन टॉप का वीकली पॉलिटिकल शो नेता नगरी। बातचीत करेंगे खासतौर पर राजस्थान मध्य प्रदेश की राजनीति के बारे में। 2018 में जो अशोक गहलोत ने किया था, वसुंधरा राजे वही 2023 में करने की कोशिश कर रही है। बार बार अशोक गहलोत पर इल्जाम लगाया जाता है और जो समर्थक हैं वो तारीफ के स्वर में ये बात कहते हैं कि उनको पता है कि दिल्ली को कैसे दुरुस्त रखना है। पॉलिटिक्स जो जमीन की होती है, किसके साथ जुड़ना है, वो कोई स्ट्रेटेजिस्ट आपको नहीं बता सकता। और गहलोत जी भी उसी उनका भी माइंडसेट जो है शरद पवार की तरह है। दिया कुमारी को इतना आगे कैसे बढ़ाया गया? क्योंकि वो वसुंधरा राजे के बिल्कुल उन्हीं चीजों पे समकक्ष बैठती हैं जिन पे वसुंधरा राजे की पॉलिटिक्स थी। देखो, लोग सेंटीमेंट पे वोट देते हैं, विकास वगैरह के नाम पे कोई वोट नहीं देते। आज की तारीख में कांग्रेस का नंबर 2 मोस्ट पावरफुल पर्सन कौन है, नंबर 2 कौन है कांग्रेस में? तो नंबर 1 तो आप राहुल गांधी का नाम लेंगे। ओशो ने बोला है बहुत बढ़िया कि सरकार तो उस माली की तरह है कि जो पौधों को दिन भर पानी देता रहता है और सब गल के सड़के नष्ट हो जाते हैं, 10-20 बच जाते हैं जिस पर उसका ध्यान नहीं जाता। सरकारी नौकरी, उच्च पद और मान अब पाना हुआ बेहद आसान। लॉग ऑन करें www.kdcampus.live। एक जरा सी मसरूफियत क्या हुई, आपकी मोहब्बत में मुफलिसी तो नहीं आ गई। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा। यह है ललन टॉप का वीकली पॉलिटिकल शो नेता नगरी, जिसमें हिंदुस्तान की सियासत के बारे में खुली खिली बात होती है, चौतरफा ढंग से। आज के इस एपिसोड में कई वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे, कई नौजवान भी, और बातचीत करेंगे खासतौर पर राजस्थान मध्य प्रदेश की राजनीति के बारे में। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, एक जगह वो सत्तारूढ़ हैं, दूसरी जगह सत्ता के दावेदार। इसके उलट कांग्रेस का भी यही समीकरण है, राजस्थान में वो सत्ता में है और मध्य प्रदेश में सत्ता के तलबगार हैं। कुछ अतिरिक्त फैक्टर भी हैं, उनके बारे में, टिकट वितरण के बारे में, बड़े नामों और रणनीतियों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय करवा देते हैं मेहमानों से एक एक करके। हमारे साथ जुड़ रही हैं जयपुर से वरिष्ठ पत्रकार तबीना अंजुम। बहुत बहुत स्वागत है तबीना की। जल्दी पैन मैकमिलन से बुक आने वाली है राजस्थान की पॉलिटिक्स पर। आई लाइक दोज जर्नलिस्ट हु राइट बुक्स, सो थैंक यू सो मच तबीना। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दैनिक भास्कर समूह से जुड़े हुए पत्रकार अवधेश अकोदिया जी, स्पेशल करेस्पॉन्डेंट हैं। अवधेश जी, आपका भी स्वागत है नेता नगरी में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरे इंडिया टुडे हिंदी मैगजीन के सहयोगी और बहुत ही प्रखर पत्रकार आनंद चौधरी जी। आनंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है नेता नगरी में। भैया सर। और न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे दो नौजवान दोस्त जो कवर करेंगे ललन टॉप के पताका के तले राजस्थान के चुनाव को। मेरी दाईं तरफ हैं अभिनव जी, अभिनव पांडे जी, और मेरी बाईं तरफ हैं विपिन किराट जी। दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे इंडिया टुडे टीवी के साथ कंसल्टिंग एडिटर के तौर पर काम करने वाले राजदीप सरदेसाई। पहला सवाल मेरा तबीना आपसे है, क्या नए फैक्टर्स नजर आ रहे हैं इस बार के राजस्थान चुनाव में? इफ यू हैव टू लाइक पुट इट इनटू नंबर्स की दीस 3 न्यू फैक्टर्स, 5 न्यू फैक्टर्स। So, hi Saurabh, always a pleasure to be a part of your show. तो जो नए फैक्टर्स है कि आज 12 दिन हो गए हैं, बीजेपी की पहली लिस्ट आई है, 41 कैंडिडेट्स का लिस्ट है और 41 में से 40 वो सीट्स है जहां बीजेपी 2018 में हारी थी। एक और चीज है कि 7 एमपीज को चुनाव लड़ाया जा रहा है। वो तो 41 में ही 7 आए, आगे और कितने एमपी आएंगे, क्योंकि अभी 24 एमपी बीजेपी की है और एक आरएलपी से है, तो जो 25 एमपीज है राजस्थान का, ये इसका डेटा है जी। और कांग्रेस आज भी 12 दिन हो गए हैं, रोज होता है कि आज लिस्ट आएगी, पर लिस्ट नहीं आ रही। क्या ये कंसेंसस नहीं बन रहा, या जो बीजेपी की लिस्ट आई उसके बाद कांग्रेस और उलझती जा रही है, या दोनों फैक्शंस जो पायलट और गहलोत फैक्शन है, क्या वो एकजुट हो रहे हैं, नहीं हो रहे? तो कई सारे सवाल है जो कुछ भी अभी समझ नहीं आ रहा है। बट हाँ, एक चुनावी माहौल है राजस्थान में, चुनाव शुरू हो चुके हैं। 41 सीट्स पे बीजेपी का कैंपेनिंग शुरू हुआ है। 2 सीनियर बीजेपी लीडर्स की टिकट काटी गई है। वो आपके नरपत सिंह राजवी हैं जो कि सन इन लॉ रह चुके हैं, सन इन लॉ है भैरव सिंह शेखावत जी के, और राजपाल सिंह शेखावत तो जोटवाड़ा से राज्यवर्धन सिंह राठौर जो पहली बार असेंबली चुनाव लड़ेंगे, उनको दिया गया है मौका। और दिया कुमारी जो सिटिंग एमपी है राजसमंद की, उनके लिए दूसरा असेंबली चुनाव होगा, उनको विद्याधर नगर से
फील्ड किया गया है। पहले दोनों की सीट्स पे काफी ऑपोजिशन हो रहा था, लेकिन फाइनली ऐसा लग रहा है कि दिया कुमारी कहीं ना कहीं ऑपोजिशन के बावजूद भी वो अपना कैंपेनिंग को बिल्कुल बहुत अच्छे से चला रही हैं। और वहीं पे जब हम जोटवाड़ा सीट में देख रहे हैं तो वहां काफी ऑपोजिशन अभी भी राज्यवर्धन सिंह राठौर के खिलाफ दिखाई दे रहा है। तो चैलेंजेस काफी है बीजेपी कांग्रेस के लिए भी और बीजेपी के लिए, क्योंकि फेसेस जितने भी है बहुत सारे जाने माने फेसेस है जो बीजेपी उतार चुकी है। ऑलराइट, थैंक यू। अवधेश जी, कांग्रेस के खेमे में किस तरह के समीकरणों पर चर्चा चल रही है टिकट वितरण के दौरान? जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने काफी कुछ इस पे क्लियर किया है। पहले ये लग रहा था कि जो दोनों के बीच में काफी रस्साकशी होगी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, लेकिन मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है आज की जो लोग मानेसर गए थे, मेरी तरफ से उनका कोई विरोध नहीं किया गया है। उनमें से ज्यादातर को टिकट मिल रहे हैं। तो जो इसका मतलब यह है कि जो पायलट खेमा जिन नामों को आगे बढ़ाना चाहता है, जिनको टिकट दिलवाना चाहता है, उनको लगभग सभी को टिकट मिल रहे हैं। लेकिन जो 25 सितंबर की घटना हुई थी, जब लग रहा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे कांग्रेस के और यहाँ पर नया मुख्यमंत्री बनेगा, सीएलपी की मीटिंग होनी थी 25 तारीख को, फिर वो हुआ था, उसको दोहराना नहीं चाहता मैं। तो उसमें जो 3 बड़े किरदार थे, उन किरदारों का क्या होना है, सुनने में आ रहा है कि उनको मौका नहीं मिलेगा इस बार। तो इस तरह की और इसी द्वंद में अभी तक जो कांग्रेस की लिस्ट जो आ जानी चाहिए थी वो अभी तक नहीं आई है। तो ये पूरी रस्साकशी चल रही है और इसका किस तरह से सूची बाहर आती है, किनके नाम आते हैं, किनके नहीं आते हैं, उससे ये भी तय हो जाएगा कि विधानसभा चुनाव में किसकी ज्यादा चल रही है या सिर्फ आलाकमान की चल रही है, जो आमतौर पर कांग्रेस में होता नहीं है। अवधेश जी, इस तरह की खबरें भी आई थी कि स्क्रीनिंग कमेटी कई सीटों पर सिंगल नाम लेकर आई है और इसको लेकर भी राहुल गांधी और दूसरे निर्णायककर्ता बहुत भड़के। जयपुर में क्या चर्चा है? बिल्कुल, जयपुर में भी यही चर्चा है कि जो सिंगल नाम भेजे गए थे उनसे आलाकमान नाराज है और उनके पास जो नाम राजस्थान के नेताओं की तरफ से आगे बढ़ाए गए उनके अलावा आलाकमान का अपना सर्वे है। यदि वो नाम उस सर्वे में नहीं है और जहां ऐसे लोग जो लग रहा है कि उस सर्वे में बिल्कुल हारते हुए दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ उन्हीं का नाम है, तो उन कुछ नामों पर ऑब्जेक्शन किया गया था और उसी वजह से ये जो लिस्ट आनी थी वो डिले हो गई है और जैसे ही उन पर कोई सहमति बनेगी उसके बाद ही लिस्ट आएगी। जी, आनंद चौधरी जी बताइए, ऐसा कैसे होता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो भी पर्यवेक्षक भेजे जाते हैं, जो भी प्रभारी भेजे जाते हैं, अजय माखन के अपवाद को छोड़ दें, दे फॉल इन लाइन। अविनाश पांडे गए, रंधावा गए, या तो उनके पर कतर दिए जाते हैं या कहा जाता है कि उनको इस तरीके की सहूलियतें दी गई कि वो एकदम आनंदमग्न रहे। बार बार अशोक गहलोत पर इल्ज़ाम लगाया जाता है और जो समर्थक हैं वो तारीफ के स्वर में ये बात कहते हैं कि उनको पता है कि दिल्ली को कैसे दुरुस्त रखना है। इस दफा कितनी चालें उनकी कामयाब हैं? आनंद चौधरी। देखिए सर, अशोक गहलोत एक बात बार बार कहते हैं, राजस्थान में वो जहां भी जाते हैं वो बार बार एक बात कहते हैं कि हर गलती कीमत मांगती है। वो ये बात हर जगह दोहराते हैं। और इन दिनों जो चल रहा है कांग्रेस में, आप 5 साल तक कांग्रेस के आला कमान को आपने जैसा चाहा वैसा चलाया, आपके पास पूरा मौका था। लेकिन आला कमान अब अपनी जो कांग्रेस का जो आला कमान है, अब वो दिखा रहे हैं कि आला कमान का पद आखिर होता क्या है। तो आप देखिए कि ये पहली जो 106 लोगों की जो लिस्ट लेकर गए बता रहे हैं, उस लिस्ट पे जब चर्चा हो रही थी तो आप सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों ने उस लिस्ट पे सवाल उठा दिए। राहुल गांधी ने तो जो सुनील कोनुगोलू है उसकी टिकट को उसकी जो सर्वे था उसको लेकर आ गए और उसके सर्वे पे से बताने लगे कि यहाँ ये सिंगल नाम नहीं हो सकते, आपको दूसरे नाम लेके आने चाहिए थे। ऐसे ही सोनिया गांधी ने शांति धारीवाल का नाम देखते ही लिस्ट में कहा कि ये नाम इस लिस्ट में कैसे है, क्योंकि ये तो कुछ दिन पहले कह रहे थे कि हाईकमान कौन होते हैं, यहाँ तो जो काम जो फैसला करेंगे वो अशोक गहलोत करेंगे। तो कांग्रेस में इस समय ऐसे हालात हैं और इस ऐसे हालात में आप देखिए कि टिकट में लगातार देरी हो रही है और ये देरी और बढ़ सकती है। जी सर, शुक्रिया। अभिनव, आप मुझे ये बताएं, पहली बार आप अलग अलग राज्यों में गए हैं राजनीति कवर करने के लिए। राजस्थान का मेरे ख्याल से पहला दौरा है। जी, पहला दौरा है। ऐसे पहले गया घूमने गए। तो राजनीति के विद्यार्थी के तौर पर किन फैक्टर्स पर आपकी निगाह रहेगी? क्या सवाल और जवाब पाने की आपको उम्मीद है? सबसे पहले तो हमारा ये समझने का रहेगा कि तासीर क्या है, लोग
जो सरकारी योजनाएं हैं उससे खुश हैं या नहीं खुश हैं, कास्ट फैक्टर किस तरीके से काम कर रहा है, महिला वोट बैंक किस तरीके से शिफ्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जिस तरह कई सारी योजनाएं अशोक गहलोत सरकार ने लाई और उन्होंने दावा किया, जैसे आज भी वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि ऐसा नहीं हो रहा है कि किसी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, मैं इस बात को बड़े गर्व से कह रहा हूँ। तो इन सारे फैक्टर्स को, और जो अलग अलग इलाके हैं, चाहे मेवाड़ का इलाका अलग है, मारवाड़ का इलाका अलग है, पूर्वी राजस्थान जिसने पिछली बार सरकार बनवाई थी गहलोत की, जिसमें सबसे ज़्यादा सीटें वहीं से आईं और इनकी जो सरकार बन पाई, जो पूर्ण बहुमत तक पहुंच गए, वो पूर्वी राजस्थान की देन थी। तो पूर्वी राजस्थान में क्या रहेगा ये हमारे ऊपर बहुत देखने वाली बात होगी। बाकी शेखावटी और जयपुर का इलाका जो है, ढूंढाड़ का इलाका और हड़ौती, इधर क्योंकि इधर बीजेपी थोड़ा मजबूत मानी जाती है, तो इन सब इलाकों में हम घूमने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आखिर इधर जो सीट है ना, कई सारी सीटों पे छोटे छोटे फैक्टर काम करते हैं। जैसे सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस की फाइट नहीं है, जैसे मेवाड़ में एक धड़ा जो है वो आरएपी, जो माफ़ कीजिएगा, जो बीटीपी से अलग हो गई बीएपी, उसका भी थोड़ा सा चंक है। इधर जो मारवाड़ का इलाका है, यहाँ पर आरएलपी जो बेनीवाल की पार्टी है वो भी अच्छा परफॉर्म करेगी। तो ये लोग डिसरप्टर के तौर पर काम करते हैं इन जगहों पे। जैसे पूर्वी राजस्थान में बीएसपी है, बीएसपी को आप समझिए, जैसे अभी बात हो रही थोड़ी देर पहले आनंद जी से, तो बता रहे थे जब वसुंधरा जी की सरकार बहुत प्रचंड बहुमत के साथ बनी थी तब भी उसे 3-3.5% वोट मिले थे और पिछली बार भी 6 सीटें ले आई। तो इन इलाकों में अलग अलग फैक्टर हैं, इनकी तहकीकात करेंगे, घूमेंगे, गांव जवार सबके मुद्दे तलाशने की कोशिश रहेगी। विपिन, आप तो राजस्थान से हैं, आपकी होम टर्फ है, आपको क्या फैक्टर्स दिख रहे हैं, क्या नया है इस बार चुनाव में और किन फैक्टर्स पे आपकी निगाह रहेगी? सर, इस बार के जो चुनाव है, मैं खासतौर पे पूर्वी अगर राजस्थान की बात करूं, जो बात अभी अभिनव ने कही कि कहीं ना कहीं बीएसपी वाला फैक्टर, निर्दलीय उम्मीदवार वाला जो फैक्टर है, वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, क्योंकि वहाँ से अभी निर्दलीय उम्मीदवार ही हैं कांति प्रसाद मीणा, और वो बिल्कुल कोई उन्होंने डिमांड नहीं की अभी तक कांग्रेस से टिकट की, लेकिन कांग्रेस के करीबी हैं। लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि अगर टिकट मिल जाता है तो अच्छा है, लेकिन अगर मैं निर्दलीय रहते हुए भी जीता तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि वो सीट जो है वो जनरल सीट है और कांति प्रसाद मीणा जो है वो एसटी कैटेगरी से आते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इस फैक्टर को लेकर भी बहुत ज़्यादा चर्चा है। और अगर इस बेल्ट को आप देखें तो अलवर वाला जो इलाका है वो कहीं ना कहीं मेवात वाले इलाके से भी टच होता है, वहाँ पे रामगढ़ की सीट है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो रामगढ़ की जो सीट है वहाँ पे ज्ञानदेव आहूजा, जो कि लगातार बयानबाजी करते रहते हैं, चर्चित विधायक जी थे। चर्चित विधायक थे और वो वहाँ पे जीते। इसके अलावा और अगर आप जो सीट देखेंगे, तिजारा की जो सीट है जहाँ से बालकनाथ योगी को टिकट दे दिया है पार्टी ने, और सांसद है, सिटिंग सांसद है और वहाँ से टिकट दे दिया है। तो बहुत सारी सीटें ऐसी है जहाँ पे समीकरण बदलने की कोशिश की जा रही है, और इन तमाम चीज़ों पे और बाकी आप ये कह रहे हैं 200 सीटें और 200 सीटों पर अलग अलग समीकरण है, कोई ऐसा लहर नहीं है कि एक ही पसेरी में सब धान तुले। हमारे साथ जुड़े हैं राजदीप सरदेसाई। बताइए राजदीप जी, टिकट वितरण को लेकर क्या दिल्ली में सरगर्मियां हैं, क्या खबर है आपके पास? जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है सौरभ, कि अगर मैं आपको एक सवाल पूछूं कि आज की तारीख में कांग्रेस का नंबर 2 मोस्ट पावरफुल पर्सन कौन है, नंबर 2 कौन है कांग्रेस में, तो नंबर 1 तो आप राहुल गांधी का नाम लेंगे कि राहुल गांधी के पास कोई पद वैसे नहीं है, लेकिन कंट्रोल उसी के हाथ में है। स्वाभाविक है कि नंबर 2 आप कहेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जब यह सवाल पूछा गया है, कांग्रेसी ने मुझे कहा कि नंबर 2 इस समय सुनील कानूगोलू है। क्यों? क्योंकि सुनील कानूगोलू को कर्नाटक के बाद कहा गया कि जो आपने कर्नाटक में जिस तरह से सर्वे करवाया था, जिसके ऊपर हमने काफी कुछ निर्भर किया और सीटें डिस्ट्रीब्यूट की, उसी तरह के सर्वे आप इन 5 राज्यों में करो। तो उन्होंने ये सर्वे शुरू किया। मैंने जो उनकी डिटेल्स देखी है, डेटा देखा है, वो कई पॉइंट्स पर करते हैं कि उस इलाके में पार्टी वर्कर्स किसको चाहते हैं, लोग किसको चाहते हैं, वहां के पत्रकार किसको पसंद करते हैं। ये सब 4-5 चीजों पर वो सर्वेक्षण करते हैं और फिर वो राहुल गांधी के सामने ये सर्वेक्षण प्रेजेंट करते हैं, यानी आला कमान के सामने। अब मध्य प्रदेश में क्या हुआ कि ज्यादातर जो उन्होंने कहा वो दिग्विजय सिंह मान गए, यानी दिग्विजय सिंह की काफी कुछ चली है उस मध्य प्रदेश के लिस्ट में। कमलनाथ को कुछ चीजों से ऐतराज था, लेकिन बाय एंड लार्ज वो भी मान गए हैं। तेलंगाना में कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नहीं है, इसलिए कोई ऐतराज करने के लिए है ही नहीं।
छत्तीसगढ़ में भूपेश बाघेल बिल्कुल एक तरह से कंट्रोल में इस समय नजर आते हैं। प्रॉब्लम हुआ राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में क्या हुआ कि अशोक गहलोत जी ने अपना एक सर्वे भी करवाया था और वहां सुनील कानूगुलू ने अपने सर्वे में यह दिखाया है कि आपको कम से कम 30-35 हो सकता है 40 विधायकों के टिकट काटने पड़े, क्योंकि जो सर्वे दिखा रहा है उसके मुताबिक एंटी इनकम्बेंसी आपके एमएलएस के खिलाफ बहुत है। अब अशोक गहलोत ये बात जानते हैं, लेकिन अशोक गहलोत जी का कहना है कि देखिए ये जो विधायक आप कहते हैं उनके टिकट काटिए, इन्होंने हमारा समर्थन बुरे वक्त में किया। जब सचिन पायलट ने बगावत की थी 2020 में, ये जितने भी विधायक जिनके आप टिकट काटना चाहते हैं उन्होंने हमारा समर्थन किया था, कई उनमें से हमारे मंत्री हैं। और जो अभी कहा गया कि मीटिंग में जब ये नाम रखे गए तो अशोक गहलोत जी ने उनके पक्ष में बात की, वहीं जब शांति धारीवाल का नाम आया तो सोनिया गांधी ने कहा, isn't it the same Shanti who had rebelled, who was organizing this parallel legislature meeting last year? तो मीटिंग में बिल्कुल सन्नाटा हुआ कि सोनिया गांधी ज्यादातर वैसे बोलती नहीं है, लेकिन जैसे ही शांति धारीवाल का नाम हुआ उस रूम में शांति आ गई और कहा गया कि जो सुनील कानूगुलू के लिस्ट के मुताबिक द सजेशन इज किसी और को बनाइए वहां नॉर्थ कोटा से। तो इस तरह से क्या हुआ, अशोक गहलोत, मुझे लगता है अशोक गहलोत ने साफ कहा कि देखिए ये स्ट्रेटेजीज वगैरह सब ठीक है, लेकिन जमीन से हम जुड़े हुए हैं, मैं जानता हूं कौन जीत सकता है कौन नहीं, कौन बागी बनेगा और अगर बागी बना तो कौन किसको फायदा पहुंचाएगा। तो वहां थोड़ी बहुत टेंशन हुई है राजस्थान को लेकर, इसी वजह से राजस्थान की लिस्ट अभी भी रुकी हुई है, क्योंकि जो आला कमान चाहती है कि 30 से 35-40 विधायकों के टिकट काटे और अशोक गहलोत चाहते हैं कि कम से कम लोगों की टिकट काटी जाए, क्योंकि उनको लगता है उनके भरोसेमंद लोग, उनके लॉयलिस्ट जो है जिन्होंने उनके साथ पिछले 5 साल काम किया और एक तरह से उनके साथ रहे हैं, उनको टिकट दी जाए। तो ये एक नया फैक्टर आया है कांग्रेस में कि कांग्रेस वही करने जा रही है जो बीजेपी करती है अंडर अमित शाह। और इंटरेस्टिंग बात है कि सुनील कानूगुलू ने अमित शाह के साथ भी काम किया है। 2017 उत्तर प्रदेश में वो अमित शाह के साथ पूरा इलेक्शन संभाल रहे थे। तो ये जो सर्वे होते हैं, किसको सीट देनी है, कैसी जो गुटबाजी होती है उसके ऊपर हटकर किसको सीट देनी है, इस पर जोर दिया जाता है। तो ये सुनील कानूगुलू मॉडल जो है, राजदीप जी एक बात बताइए, कांग्रेस स्वीकार नहीं कर पा रही। एक बात बताइए, पिछले दिनों में कुछ एआई के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विशेषज्ञों से बात कर रहा था, इज इट पॉसिबल, जिसको हम लोग ये मॉडलिंग करना कहते हैं, मैथमेटिकल और बहुत सारे डेटा पॉइंट्स के साथ आप एक बिल्ड करते हो, कि सिर्फ आंकड़ों के आधार पर आप राजनीति की बयार को भांप लें? मतलब जो हमें डिपेंडेंस दिख रही है कि साहब डेटा हो गया, सर्वे हो गया, डेटा सर्वे, फिर तो सब इसी से कर लेंगे। इससे ये तो समझ में आ सकता है कि आपके स्ट्रक्चरल लूप होल्स क्या है, पर अंततः नैरेटिव क्या रहेगा, कॉम्बिनेशन क्या रहेगा? क्या ये इतनी सिंपल मैथमेटिक्स है राजदीप जी? नहीं, बिल्कुल नहीं। और आपने बिल्कुल बड़ी बात कही है। इसीलिए मुझे लगता है अशोक गहलोत उस शरद पवार स्कूल से, मैं कहता हूं शरद पवार भी इसी तरह से, जब प्रशांत किशोर कुछ मुझे लगता है 2 साल पहले शरद पवार से मिले थे, बड़ी चर्चा चल रही थी कि वो शायद एनसीपी और महाराष्ट्र सरकार के साथ काम करेंगे। लेकिन शरद पवार ने कुछ लोगों को कहा, देखिए स्ट्रेटेजिक अपनी जगह, आखिर नेतागिरी मुझे करनी है, मुझे लोगों के साथ संपर्क बनाना है। जो पॉलिटिक्स जो जमीन की होती है, किसके साथ जुड़ना है, वो कोई स्ट्रेटेजिस्ट आपको नहीं बता सकता। और गहलोत जी भी उसी उनका भी माइंडसेट जो है शरद पवार की तरह है। उनका कहना है मैं 50 साल से राजनीति राजस्थान में कर रहा हूं, आप मुझ पर भरोसा कीजिए, जब हार होगी तो मुझे जिम्मा लेना पड़ेगा, तो कम से कम मुझे चांस दीजिए कि मैं डिसाइड करूं कि किस तरह से किसको सीट देनी है। तो ये जो है ना, पुराने जो सत्रप है वो इन स्ट्रेटेजीज पर ज्यादा विश्वास नहीं रखते। स्ट्रेटेजीज की अपनी जगह है, मुझे लगता है कि वो कम से कम एक इंडिपेंडेंट इनपुट दे सकते हैं। क्या हुआ है, क्योंकि जब गुटबाजी इतनी होती है तो हर व्यक्ति चाहता है कि अपने पक्ष का बंदा के बंदे या लेडी को टिकट मिले। ये कांग्रेस में तो ये बड़ी परेशानी हुई है इतने साल। अब राहुल गांधी आकर कह रहे हैं वी वांट सिस्टम चेंज। अब वो सिस्टम ओवरनाइट तो आप चेंज नहीं कर सकते। दूसरी तो ये धीरे धीरे जो मसला है वो ये भी है कि सिर्फ सर्वे, टिकट, सिस्टम चेंज
5 साल आपका संगठन सरकार में हो तो विपक्ष में हो तो कितना कार्यशील दिख रहा है ये, और ये कांग्रेस बीजेपी में यहाँ एक बड़ा फर्क आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन। ये बिल्कुल नहीं, ये तो सबसे बड़ा फर्क है सौरभ, और ये कांग्रेस अभी तक जान नहीं पाई है कि आप सर्वे करवाइए, इलेक्शन स्ट्रेटेजीज रखिए, अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप अपने संगठन को मजबूत नहीं करते, आपके बूथ लेवल कार्यकर्ता को मजबूत नहीं करते, आपको जीत कैसे हासिल होगी। कर्नाटका में एक फर्क था, कर्नाटका में बूथ लेवल पर कांग्रेस ने बहुत मेहनत की थी और वहां उनका संगठन इनकम्बेंसी भी थी, स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी, लेकिन इसके बावजूद मैं कहूंगा लोकल लीडरशिप और लोकल जो संगठन कांग्रेस का है वो वहां मजबूत है। अब तेलंगाना में वो स्थिति नहीं है, हालांकि तेलंगाना में लगता है कि केसीआर के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी कुछ सर्वेज में नजर आती है, कांग्रेस को लगता है उसका वो फायदा उठा पाएंगे, लेकिन कितना उठा पाएंगे ये सवाल बहुत बड़ा है। जी थैंक यू राजदीप। तभी ना मैं वापस आपका रुख कर रहा हूं, सचिन पायलट खेमे में क्या चर्चा है? सचिन पायलट खेमा एंड वसुंधरा खेमा, टू स्पेसिफिक। तो वसुंधरा राजे खेमा में आप देख ही सकते हैं, जो पहला जो टिकट्स का वितरण हुआ है 41 सीट जो बीजेपी ने अनाउंस करी, उनके जो 2 क्लोज एड्स थे उनकी टिकट्स काटी गई हैं, है ना, जो दोनों खैर एक तो सिटिंग एमएलए थे, जबकि विद्याधर नगर थे से जयपुर शहर से, वो तो सिटिंग एमएलए थे और उनकी भी टिकट काटी गई है। तो उनके खेमे में यही चीजें हो रही है, जैसे देवी सिंह बाटी को अभी उन्होंने कुछ दिन पहले ही वापस पार्टी में लिया था, तो एक होप सी थी वापस कि अगर देवी सिंह बाटी जो 2019 में जब उनको एमपी का टिकट नहीं मिला था अर्जुन राम मेघवाल के सामने, वो बगावत कर दिए थे उस समय, तो तब लगा था कि कुछ चीजें गड़बड़ है, लेकिन अभी जब वो वापस लेके आए तो एक होप आया था। लेकिन पहला टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में ही पता चला कि राजे लॉयलिस्ट्स वर नोवेयर इन द फर्स्ट लिस्ट ऑफ विच बीजेपी जो आया। और उसके बाद अगर हम सचिन पायलट ग्रुप का बात करें तो सब लोग अपनी टिकट्स वापस लेना चाह रहे हैं। वही चीज है जैसे गहलोत के सपोर्टर्स उनको कह रहे हैं, लॉयलिस्ट कह रहे हैं कि हम आपके साथ रहे 2020 में, 2021 में, 22 में, पूरे इसमें जो टर्मोइल था जो पॉलिटिकल, उसमें हम आपके साथ रहे, खड़े रहे। वैसे ही जो कि वो 18 एमएलए जो मानेसर गए थे 2020 में, उनका भी एक दबाव है, उनका एक दबाव है कि आपने अभी इस साल प्रोटेस्ट किया, आपने लास्ट ईयर कुछ किया, उससे पहले कुछ हुआ, तो हम आपके साथ रहे हैं पूरे इस संघर्ष में। तो इनफाइटिंग कहीं ना कहीं दोनों जगह है, बीजेपी और कांग्रेस में, राजस्थान में। पर एक दिलचस्प चीज है जो पहले दिखाई नहीं दी, क्योंकि ये मेरा तीसरा इलेक्शन होगा जो राजस्थान से कवर कर रहा है, इसमें एंटी इनकम्बेंसी बहुत सारा इस बार कांग्रेस के अगेंस्ट नहीं है। बीजेपी के पास कोई लोकल चेहरा नहीं है, सीएम फेस नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये मोदी वर्सेस गहलोत हो रहा है। अगर आप पोस्टर्स देखे, क्रिएटिव्स देखे, एडवर्टीजमेंट देंगे तो कहीं ना कहीं इन द एब्सेंस ऑफ face that the BJP does not have right now, so it's going to be Gehlot versus Modi. थैंक यू रवीना। अवधेश जी सेम सवाल आपके लिए है, ये जो अलग अलग छत्रपों के खेमे हैं, गज्जी बना, वसुंधरा मैडम, सचिन पायलट जी हैं और राजेंद्र राठौर जी, ये जितने जी हैं अलग अलग पार्टियों के, सब मुख्यमंत्री को लेके अपनी दावेदारी जता रहे हैं। कितनी चल रही है टिकट वितरण में, किसका नाम आगे पीछे कर रहे हैं, कौन बैकफुट पे, बताइए सर। अवधेश जी देखिए, मैं पहले भारतीय जनता पार्टी की बात कर लेता हूं। वहां जितने भी नेता हैं, जितने भी दावेदार हैं मुख्यमंत्री पद को लेके, उनमें से वसुंधरा राजे को छोड़ के बाकी सारे नेता जो केंद्रीय नेतृत्व है, मोदी शाह, उनकी छत्र छाया के तले हैं। उनको लगता है कि बहुमत आ जाता है अपना, उतना जिसके ऊपर वो हाथ रख देंगे वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाएगा। अच्छा, ये और इसमें हैं कौन कौन? ओम बिरला 1, राजेंद्र राठौर 2, सतीश पुनिया 3, गजेंद्र सिंह शेखावत 4, अर्जुन राम मेघवाल 5, अश्विनी वैष्णव 6 और सर वसुंधरा राजे 7, सुनील बंसल 8, सीपी जोशी 9। कोई सरप्राइज नाम बचा है क्या अभी भी? दिया कुमारी 10। दिया कुमारी, यस, बड़ा नाम रिसेंटली सबसे चर्चा में नाम दिया कुमारी का ही है। जिस तरह से उनको एक जो बीजेपी की सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है उनमें से एक में उतारा गया है, बहुत ही सरप्राइज तरीके से। और जो उस सीट पर जो सिटिंग एमएलए हैं वो उस परिवार से आते हैं जिनका नाम लेके भारतीय जनता पार्टी के नेता कई राज्यों में बाबू साहब, हैरो सिंह शेखावत, नरपत राजवी की बात कर रहे हैं आप जी।
तो मैं जो बाकी जितने भी चेहरे हैं जो आपने गिनाए, कोई छूट गया हो तो वो भी मान ले अपने आप को कि शामिल है इसमें। बालकनाथ जी, अलवर से हमारे विपिन जी के होम योगी के डिस्ट्रिक्ट से। साथ कई बार पैरेलल ड्रॉ किया जाता है कि जैसे यूपी में योगी एक सरप्राइज था, तो क्या पता बालकनाथ जी यहाँ सरप्राइज हो। 11 हो गए, चलिए। हाँ 11 हो गए, अपन बातचीत करेंगे तब तक 1 दर्जन क्रॉस कर सकते हैं बिल्कुल वो। जी। तो वसुंधरा राजे को छोड़ के जितने भी नाम है वो सब मोदी शाह के भरोसे हैं कि बहुमत आ जाए, उसके बाद वो जिसके सिर पर हाथ रख देंगे वो गद्दी पर बैठ जाएगा। लेकिन वसुंधरा राजे को अपना खुद का संघर्ष करके और वहां तक पहुंचना है, तो उनका खेमा अभी भी आश्वस्त है। पहली जो लिस्ट आई है उसमें एक बड़े समर्थक का नाम कटना, समर्थक नहीं, जो राजपाल सिंह शेखावत पूरे वसुंधरा राजे के लिए पूरी रणनीति बनाते थे, किस तरह से उनको सक्रिय होना है, क्या क्या पॉलिटिकल कार्यक्रम करने हैं, कहां पर जाना है, क्या बोलना है, किन से मिलना है, ये सारा जो पूरा मैनेज करते थे, उनका टिकट वहां से कट गया है। तो ये बड़ा सेटबैक है उनके लिए। लेकिन अभी भी उन्होंने जो उनके समर्थक है उनसे ये कहा है कि आप धैर्य बना के रखिए, आगे सब ठीक होगा। और वसुंधरा राजे की रणनीति वही है जो अशोक गहलोत की रणनीति थी 2018 में। यानी 2018 में जो अशोक गहलोत ने किया था, वसुंधरा राजे वही 2023 में करने की कोशिश कर रही हैं। वो कितनी कामयाब होती हैं उसमें, अशोक गहलोत उसमें कामयाब हुए थे। उनका ये समीकरण था कि 100 के आसपास सीटें आनी चाहिए, तो जितनी एग्जैक्टली चाहिए होती थी, जो उनका कैलकुलेशन था, उतनी सीटें आई थी। अब यही वसुंधरा राजे करना चाहती हैं। तो अशोक गहलोत ने तो कर दिया था एक बार, अब इसमें वसुंधरा राजे कितनी कामयाब होती हैं, ये जब नतीजे आएंगे तब पता लगेगा। लेकिन कोशिश अभी चल रही है उसकी। जी आनंद चौधरी जी, क्या जोड़ेंगे इस चर्चा में? सर एक तो देखिए कि दिया कुमारी का जो जिक्र आया है, वो दिया कुमारी एक बहुत उभर कर इन दिनों सामने आई हैं। और दिया कुमारी का नाम जो लिया जा रहा है प्रमुखता से कि बीजेपी के बड़े नेताओं में उनका नाम शुमार हो गया राजस्थान। तो इसके पीछे कुछ कारण रहे हैं जिससे कि उनका नाम आगे किया गया। एक तो उनको ऐसी सीट से चुनाव लड़ाया जा रहा है जो 3 बार से लगातार बीजेपी जीतती जा रही है। सेफ सीट, पार्टी की भाषा में कहें तो सेफ सीट। हाँ, और बाकी जगह जितने भी सीटें थी, 41 में से 39 सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी हारी हुई थी, वहां सांसदों को चुनाव लड़ाया गया। लेकिन अब आप देखिए कि दिया कुमारी को इतना आगे कैसे बढ़ाया गया, क्योंकि वो वसुंधरा राजे के बिल्कुल उन्हीं चीजों पे समकक्ष बैठती हैं जिन पे वसुंधरा राजे की पॉलिटिक्स थी। एक वो राजपूत चेहरा है, महारानी है, वसुंधरा राजे महारानी के काट में महारानी है। दूसरा वो भाजपा की जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है उसमें भी फिट बैठती है, क्योंकि वसुंधरा राजे हिंदुत्व की पॉलिटिक्स से थोड़ा सा दूर रहती हैं। और वसुंधरा राजे ने इतने साल जो सत्ता चलाई या राजस्थान में जब मुख्यमंत्री रही, तो उनके नजदीकी बहुत सारे अल्पसंख्यक नेता रहे और वो बहुत अच्छी पोस्टों पे रहे। जैसे यूनुस खान है, यूनुस खान नंबर 2 थे उनके दूसरे कार्यकाल में। आप देखिए 2018 में यूनुस खान के टिकट पे ही संकट आ गया था, लेकिन वसुंधरा राजे ने ऐन वक्त पर लड़कर उनको टिकट दिलाया। लेकिन टिकट कहां से मिला? डीडवाना की बजाय टोंक से। टोंक में जिनको वहां चुनाव का अपना नामांकन भरने से के लिए भी बाहर से समर्थक लेकर जाने पड़े। तो ये स्थितियां बीजेपी पे भी बन रही है और वसुंधरा राजे की अब वो स्थिति नहीं रही है सर। जैसे 2012 की बात करें अपन, वसुंधरा राजे जब 2012 में नितिन गडकरी बीजेपी के अध्यक्ष थे और लालकृष्ण आडवाणी केंद्र में प्रमुख नेता होते थे, तब वसुंधरा राजे राजस्थान में कटारिया एक यात्रा निकालने वाले थे। उनके खिलाफ अपने 79 में से 63 विधायकों के इस्तीफे लेकर वहां पहुंच गई थी और जो पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है उन्हें वसुंधरा राजे की बात माननी पड़ी और उन्हें वापिस कटारिया को रोकना पड़ा उस यात्रा के लिए कि आप ये यात्रा नहीं निकालेंगे। एक तरफ वसुंधरा राजे का वो दबदबा था, एक आज है। आज स्थितियां बिल्कुल उलट हो गई हैं। उनको केंद्र का हर फरमान, हर चीज माननी पड़ती है। यानी कि उनके कई जगह तो उनकी सभाओं में बोलने तक नहीं दिया गया। आप देखिए कि वो ये भी सहन कर रही हैं। जी सर, शुक्रिया। राजदीप जी, देखिए वसुंधरा राजे जब आई पहली बार राजस्थान में, तो वो उनको एक तरह से प्रमोद महाजन ने उनका समर्थन किया था, उनको प्रोत्साहित किया था। और अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 में जब बीजेपी जीती, भैरों सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति बने थे, तो एक गैप था, एक वैक्यूम था और उन्होंने वसुंधरा राजे को वहां भेजा। लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे, पहले लगा कि वसुंधरा राजे जो है वो क्या वाकई वहां जो एक पुरुष परंपरा आप कहिए राजस्थान की,
उस पर हावी हो पाएंगी या नहीं। तो पहले 1-2 साल तक ये सवाल उठता रहा, लेकिन जैसे ही वसुंधरा राजे ने अपनी एक पकड़ बना दी राजस्थान में, तो जितने भी उनके जो पुराने वहां के विधायक थे, कई आरएसएस से जुड़े हुए थे, उनको लग गया कि अब वसुंधरा को एक तरह से हम आसानी से संभाल नहीं पाएंगे। और एक बार वसुंधरा ने फैशन शो था और उसमें उन्होंने रैंप वॉक की। अब आप सोचिए, राजस्थान जैसे राज्य में एक महिला मुख्यमंत्री, उस राज्य की पहली मुख्यमंत्री एक रैंप वॉक करती है। अब ये फैशन शो था। अब तब किसी ने कहा कि ये सब जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है। हम गुलाबचंद कटारिया से मिले, जो वहां के पुराने नेता थे और सीनियर नेता माने जाते थे, और उन्होंने एक तरह से कहा कि नहीं नहीं, ये बहुत गलत है, इस तरह से फैशन शो करना, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ भारतीय संस्कृति। तो वसुंधरा के एक नजदीकी ने हमसे कहा कि देखिए, उनको कहिए कि राम तो है, हम राम के भक्त भी है, पर हमारे यहाँ रमानी भी है, और रमानी यानी मालिनी रमानी, यानी जो फैशन डिजाइनर है। तो कभी कभी आपको राम के डायरेक्शन में जाना पड़ता है, कभी कभी आपको रमानी के डायरेक्शन में जाना पड़ता है। अब जब मैंने ये गुलाबचंद कटारिया जी को कहा, तो उनको तो पता ही नहीं था कि रमानी कौन है, लेकिन वसुंधरा जी ने इसी तरह से अपनी एक अलग छवि बना दी। वो फैशन शो हो या बुक लॉन्चेस हो, वो जाती थी और उन्होंने अपनी शिफॉन साड़ी में पेज 3 पार्टीज में भी दिखती थी। तो एक अलग तरह की राजनीति थी, और उन्होंने अपनी एक पकड़ बना दी, अपना एक ग्रुप बना दिया, पर वो शी डिड हर पॉलिटिक्स ऑन हर टर्म्स। और उसी में कहीं ना कहीं जो पुरानी एक तरह से राजस्थान की जो पॉलिटिकल क्लास थी, बीजेपी आरएसएस की, उनको धीरे धीरे उन्होंने एक तरह से मार्जिनलाइज, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कमजोर तो किया और अपने आप को ताकतवर किया। तो राम एंड रमानी, ये दोनों को साथ लेकर उन्होंने अपनी राजनीति तब कर ली। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू तवीना, थैंक यू आनंद। नेता नगरी के दूसरे सेशन में आपका स्वागत है। अब हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति की। सौरभ जी समय की व्यस्तता की वजह से चले गए हैं, तो सौरभ जी जैसी विद्वता और उस तरीके का चुहल मुझसे मत उम्मीद करिएगा। मेरे दायरे सीमित हैं, तो कमेंट में बहुत ज़्यादा प्यार मत बरसाइएगा। नमस्ते, मेरा नाम है अभिनव पांडे। मध्य प्रदेश की राजनीति पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश के सीनियर जर्नलिस्ट चंद्रकांत जोशी जी जुड़े हैं। चंद्रकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी पार्टियों के बीच जो तहखाने में चल क्या रहा है, ज़मीन पर कैसी लड़ाई लड़ी जा रही है, टिकट बटे तो किसको कैसा मिला, कहाँ कैसी संतुष्टि है, कहाँ कैसा विरोध है, और ज़मीन पर क्या चल रहा है, इसको बताने के लिए हमारे साथ हेमंत जी जुड़े हैं, जो इंडिया टुडे के ब्यूरो चीफ भी हैं और डिप्टी एडिटर भी हैं। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी। और हमारे साथ न्यूज़ रूम से हमारे साथी विकास जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे साथ वो मध्य प्रदेश की चुनावी कवरेज के लिए जाएंगे। तो विकास, आपका भी स्वागत है। और हम शुरुआत जो है वो हेमंत जी आपसे करते हैं कि अभी तक जितने टिकट बट गए और जितने बाकी हैं, क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस के खेमे में और बीजेपी के खेमे में, और उसका जमीन पर क्या असर है? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट्स जो है बांटने में पहले कदम उठाया। सबसे पहले उन्होंने टिकट बांटे, और अभी तक भारतीय जनता पार्टी 4 अपनी लिस्ट निकाल चुकी है, और उन्होंने 4 लिस्ट में 136 कैंडिडेट्स अनाउंस किए हैं। लेकिन जो पहली लिस्ट 39 लोगों की उनकी आई, वो सारी हारे हुए कैंडिडेट्स की आई कि हम इन सीट्स में हारे हैं हमेशा या लगातार हार रहे हैं, इसलिए हम एक अर्ली मूव एडवांटेज अपने कैंडिडेट्स को देना चाहते हैं। इस वजह से वो अनाउंस हुई। अब 101 तो परसवाड़ा की सीट है, उसमें भी बड़ा विवाद हुआ। जो सनातन धर्म को एक मध्य प्रदेश के नेता थे गोंडवाना पार्टी के, वो उनकी अपनी राय थी। उनकी बेटी जो है उनको पार्टी में लिया गया। पहले कुछ दिनों पहले तक वो कांग्रेस पार्टी में थी, फिर अब भारतीय जनता पार्टी में आ गई। खैर, ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी ने जो है 136 उम्मीदवार घोषित किए हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी ने दूसरी तरफ एक ही स्ट्रोक खेला है और उसमें 144। लेकिन ये 144 जो है, इसके लिए बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ा, और कांग्रेस पार्टी ने एक प्रिटेक्स्ट लिया कि हम जो है, क्योंकि लड़ाई मध्य प्रदेश में सनातन की चल रही थी,
तो उन्होंने कहा कि भाई हम जो है नवरात्रि के पहले दिन जो है अपनी लिस्ट डिक्लेयर करेंगे। कमलनाथ जी ने ये पहले अनाउंसमेंट कर दिया था कि हम नवरात्रों का वेट कर रहे हैं और जैसे ही नवदुर्गा शुरू होगी उसी समय हम जो है अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर करेंगे। और उस राजनीति के तहत उन्होंने बुधनी से रामायण 2 में हनुमान का किरदार निभा चुके हैं, उनको शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ फील्ड किया है। और हनुमान के ऊपर कर्नाटक से लेकर लड़ाई चल रही है। अब उसके बाद कर्नाटक चुनाव में जो भी बजरंग दल के ऊपर जो लड़ाई हुई, उसके बैन के ऊपर जो नतीजे आए वो सबने देखे, लेकिन उसके बाद मध्य प्रदेश में उसको एक अलग टर्न देने की कोशिश कमलनाथ जी ने की और उन्होंने स्वयं को वो हनुमान भक्त तो बताते ही हैं। उसके बाद थोड़ा सा विवाद जो है जो छिंदवाड़ा में हनुमान मंदिर का निर्माण उन्होंने करवाया, उसके ऊपर मुख्यमंत्री का जो बयान आया कि ऐसा कोई निर्माण नहीं हुआ, उसको लेकर हुआ। लेकिन फिलहाल एक मैसेज कर देने के लिए, हालांकि जो कैंडिडेट बुधनी उनके खिलाफ उतारा वो ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग या हेवी कैंडिडेट नहीं है, लेकिन एक मैसेज देने के लिए सनातन की पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए वो सब किया गया। लेकिन ये वो सीटें थी जिसमें ज्यादा ना तो अंदर कहले एक आध सीट, जैसे केपी सिंह जो है वो उनको शिवपुरी में उतारा गया। वहां पे वीरेंद्र रघुवंशी को जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे वो छोड़ करके जो है कांग्रेस पार्टी उन्होंने ज्वाइन की थी। वो टिकट एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो उनको टिकट नहीं मिला, बल्कि वहां पर केपी सिंह को उतार दिया गया। केपी सिंह 6 बार के विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, लेकिन शिवपुरी उनका ट्रांसफर करना एक थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। लेकिन उस बात को लेकर के जो है जो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जो है लड़ाई जो है वो सामने आ गई। रघुवंशी के सपोर्टर्स कमलनाथ से मिलने उनके घर भोपाल पहुंचे। भोपाल में उन्होंने कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ रघुवंशी के लिए, लेकिन आपको इसके लिए दिग्विजय सिंह और उनके बेटे के कपड़े फाड़ देने चाहिए। उसके एक दिन बाद भोपाल में जो है राजधानी में कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो था उसको रिलीज करना था। उस पर स्टेज में उन्होंने अपना सफाई देने की कोशिश की। कमलनाथ ने कहा कि वो मजाक में बोला गया था, लेकिन दिग्विजय सिंह ने उस बात को पकड़ा और कहा कि भाई अल्टीमेटली बताइए कि ए और बी फॉर्म जो है पार्टी कैंडिडेट्स कौन साइन करता है? वो तो पार्टी अध्यक्ष के साइन उसमें होते हैं, और अगर पार्टी अध्यक्ष के साइन ए और बी फॉर्म में होते हैं तो किसके कपड़े पड़ने चाहिए? एक ओपन सवाल उन्होंने वहां छोड़ा और भी उस पर उन्होंने लाइट हार्टेड बैंटर हुआ। उसके बाद वो एक ही विमान से दिल्ली भी चले गए। माना ये जा रहा है कि शिवपुरी वाला कैंडिडेट चेंज हो सकता है। भोपाल की जो दक्षिण पश्चिम सीट है जिसमें पीसी शर्मा लॉ मिनिस्टर भी थे कमलनाथ की 15 महीने की सरकार में और यहाँ से विधायक भी है, उनकी सीट पर मामला फंसा हुआ है। प्लस होशंगाबाद सीट पर मामला फंसा हुआ है। प्लस भोपाल उत्तर एक बड़ी रोचक सीट है, उस पर मामला फंसा हुआ है। लड़ाई होनी जो असली विरोध प्रदर्शन होने वो ये बाकी बची हुई सीटों में हो रहे हैं, और इसीलिए बड़ा सोच समझ के फूक के दोनों पार्टी जो है कदम रख रही है, और इसीलिए ये जो सीट्स डिक्लेयर होने में जो ये डिले हो रहा है ये शायद हो रहा है। जी, किसके कपड़े फटेंगे और किसके बचे रहेंगे ये तो चुनाव तक पता लग जाएगा। हम चंद्रकांत जी आपके पास आते हैं। आप जैसे हेमेंद्र जी जो है भोपाल पे नज़र रखे हुए हैं और पूरी नज़र एमपी पे भी बनाए हुए हैं, आप उज्जैन से हैं, उधर क्या चल रहा है और किसके टिकट बंटवारे में ज़्यादा दुरुस्त हैं? जैसे बीजेपी ने शुरू में अपने एमपी उतार दिए 3 मिनिस्टर। बीजेपी ने जो सबसे पहले 70 कैंडिडेट डिक्लेयर किए वहां पे सब कांग्रेस की जीत वाले कैंडिडेट पे बीजेपी ने अपने कैंडिडेट उतारे जी। तो ये मान के चलना चाहिए बीजेपी को 7 पिछले चुनाव में 7 कैंडिडेट कम पड़े थे जी। तो अगर इन 70 में से कुछ भी बीजेपी कवर कर लेती है तो उनकी जीत की संभावना है। लेकिन ये संभावना तभी तक है जब बीजेपी पिछला वोट परसेंटेज जो मिला था उनको उसको कंटिन्यू रख पाए। लेकिन मुद्दे नहीं है मध्य प्रदेश में। तो जो और दूसरा बीजेपी के साथ सबसे बड़ा संकट ये है कि अभी कार्यकर्ता की नाराजगी मुखर हो रही है। सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को जिन जगहों से उतारा है वो उनके लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण सीटें हैं। जैसे नरेंद्र सिंह तोमर के लिए टिमनी की बड़ी 27,000 से बीजेपी वहां से हारी हुई है। प्रहलाद पटेल कभी विधानसभा का चुनाव लड़े नहीं। फग्गन सिंह कुलस्ते के भाई विधानसभा का चुनाव लड़ते रहे, वो लोकसभा में लड़ते रहे। तो ये जो सिचुएशन उन्होंने आक्रामक की है एकदम, इसका बीजेपी को हो सकता है कुछ हद तक फायदा मिले। लेकिन अगर कांग्रेस उनके मुकाबले में कोई सशक्त कैंडिडेट उतार देती है और दिग्विजय सिंह और कमलनाथ अगर एक होकर चुनाव लड़े तो वो बीजेपी को शिकस्त दे सकते हैं। एक होकर चुनाव लड़े तो वो जो
जो हंसी मजाक और पारिवारिक रिश्तों की बात की जा रही थी, वो क्या कैमरे पे कुछ अलग दिख रहा है और पीछे कुछ अलग है? नहीं, दिक्कत ये है कि बीजेपी के पास अभी मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं है, कांग्रेस के पास है। 2013 के चुनाव में दिग्विजय सिंह जी ने 72 बागी कैंडिडेट खड़े किए थे कांग्रेस के, तो शिवराज जी की जीत आसान होगी। अब इस बार अगर दिग्विजय सिंह जी अपने बागी कैंडिडेट नहीं खड़े करें तो कांग्रेस के लिए एक जीत का रास्ता बन सकता है। अभी समय की व्यस्तता थी, इसलिए राजदीप जी चले गए थे। हमने फिर से उन्हें आग्रह किया कि आप आइए, आपसे कुछ मध्य प्रदेश के बारे में भी जानना है, कुछ सुनना है। तो कम वक्त है, लेकिन मैं एक दो सवाल आपसे पूछ लेता हूं। राजदीप जी, आपने कई सारे मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल मध्य प्रदेश में देखे होंगे, चाहे दिग्विजय सिंह हो, उमा भारती हो, या फिर कमलनाथ कुछ समय के लिए रहे हों, और शिवराज सिंह चौहान का तो लंबा कार्यकाल है। इनसे जुड़े किस्से कुछ हो तो उस पर आप जरा उसको आप सुना दीजिए। चलते हैं दिग्विजय सिंह की तरफ। पहले दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे 93 और 2003 के बीच, 2003 का मैं इलेक्शन कवर कर रहा था, उनके साथ मैं 24 घंटे एक प्रोग्राम कर रहा था, फॉलो द लीडर। और प्रॉब्लम यह था कि मध्य प्रदेश में तब सड़कों की स्थिति बहुत ही खराब थी, जहां भी आप जाओ गड्ढे थे, और बहुत ही बड़ा राज्य है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में 150-200 किलोमीटर लगते हैं। तो आखिर जब मैं एक दिन भोपाल पहुंचा तो दिग्विजय सिंह जी से मिला, तो दिग्विजय जी ने कहा क्या है, माहौल क्या है? तो मैंने कहा सर माहौल छोड़िए, मेरी जो पीठ है वो बहुत दर्द कर रही है। तो उन्होंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा सर आपके सड़कें जो हैं वो ऐसी है कि वहां गाड़ी में जाना बहुत मुश्किल पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह बहुत परेशानी होती है। तो अरे राजदीप जी, यू आर अ यंग मैन, आपने ये छोटी छोटी चीजों से आगे बढ़ना चाहिए, सड़कें भी ठीक हो जाएगी, डोंट वरी। लेकिन आखिर में क्या हुआ कि मेरी पीठ तो वैसे की वैसी रह गई, लेकिन उस सड़क के इशू पर एक बहुत बड़ा इशू उठा उस 2003 के चुनाव में, और मैं समझता वो पहला ऐसा चुनाव होगा जिसमें सड़क के मुद्दे पर सरकार चुनाव हार गई। तो दिग्विजय जी ने मुझे कहा मैं देखो कितना फिट हूं, मैं तो दौरे करता हूं। मैंने कहा सर मैं आपकी तरह फिट नहीं हूं, मेरी जो पीठ है वो तो बिल्कुल आपके रास्तों में कमजोर हो गई है। तो ये थे दिग्विजय सिंह जी। उमा जी तो बड़ी इंटरेस्टिंग पॉलिटिशियन है, और उनका भी उसी दौरान मैं एक प्रोग्राम कर रहा था, उन्हीं के साथ भी 24 घंटे बिता रहा था। और उमा जी खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, तो हमने लास्ट सीक्वेंस रात को उनके साथ खाने का किया। उन्होंने खुद किचन में जाकर, रसोई घर में जाकर हमें खाना बनाया, और मैं घर पहुंच गया 11-12 बजे रात को। वहां जानुमा पैलेस है एक होटल भोपाल में, वहां पहुंच गया। करीब 4:30-5 बजे सुबह मुझे फोन आता है, क्या कर रहे हो? तो मैं तो सोया हुआ था। कौन? तो कहा नहीं उमा जी बात कर रही हूं। तो मैंने कहा नमस्कार दीदी, अभी तो मैं सोया हूं। नहीं उठो जल्दी चलना है। तो चलना है, मैंने कहा 4:30-5 बजे हो गए, रात को मैं 12 बजे सोया हूं। चलना कहाँ है? गुरु जी के पास। उनके कोई गुरु थे, भोपाल के बाहर रहते हैं। तो वहां उमा जी अपनी गाड़ी में आ गई और मुझे गुरुजी के को मिलाने ले गई 5:30-6 बजे। तो गुरु की दक्षिणा से उन्होंने कहा मैं मुख्यमंत्री बनूंगी और आप देखिएगा जरूर बनूंगी, और हुआ वही, बनी वो मुख्यमंत्री कुछ ही महीनों के लिए। लेकिन ये उमा जी की स्टोरी मुझे याद है कि सुबह 4 बजे या 4:30 बजे फोन करके जगाती है और कहती है गुरुजी की तरफ चलिए। और कमलनाथ का तो रह गया। कमलनाथ तो लंबे समय से उनकी पॉलिटिक्स आप देख रहे हैं, संजय गांधी के दोस्त रहे हैं, इंदिरा गांधी उन्हें अपना तीसरा बेटा कहती थी, और बड़े लंबे वक्त के बाद पहले काफ़ी दिन तक उन्होंने सेंटर की पॉलिटिक्स की, और फिर जब राज्य में गए तो मुख्यमंत्री बने और सिर्फ 15 महीने रह पाए। तो उस समय की कुछ कहानी, किस्से अगर आपके पास हो तो प्लीज़ वो भी सुनाइए। 2 कहानियां हैं। एक गुजरात में 2002 में चुनाव के पहले वो वहां जनरल सेक्रेटरी थे। तो एक अगले दिन चुनाव नतीजे आने थे और हमने एक सर्वे किया था जिसमें दिख रहा था कि बीजेपी और मोदी जी जीत रहे थे। तो कमलनाथ जी मुझे फोन करते और कहते ये सर्वे कहां से आपने किया है? दिस इज अ बॉट सर्वे, ये आप लोग ने कहीं से बिक कर ये सर्वे किया है। मैंने कहा सर ऐसी बात नहीं है, मुझे भी लगता है कि मोदी जी और बीजेपी जीत रहे हैं। तो उसने कहा मैं आपको चैलेंज देता हूं, बेट लेते हैं। तो मैंने कहा बेट में क्या सर, मैं बेट वैसे करता नहीं हूं। नहीं, जो जीतेगा वो दूसरे को डिनर देगा।
तो मैंने कहा सर ये तो ठीक है, लेकिन मैं आपकी तरह 5 स्टार में नहीं जा पाऊंगा। उसने कहा वो सब ठीक है, आप बेट ले लीजिए। तो बेट ले ली और अगले दिन चुनाव नतीजे में मोदी जी और बीजेपी को 2/3 बहुमत मिली। तो 1 महीने बाद मैंने कमलनाथ जी को फोन किया। मैंने कहा सर आप तो मुझे डिनर पे ले जाने वाले थे। उन्होंने हाँ। और फिर उन्होंने घर पे लंच पे बुलाया, बड़ा अच्छा लंच करवाया, और फिर उन्होंने माना कि हाँ आप बेट ये जीत गए हैं। लेकिन मैंने कहा सर आप तो मुझे 5 स्टार होटल लेकर जाने वाले थे। इसे नहीं, मेरे घर का जो खाना है वो 5 स्टार से भी बेहतर है। और वाकई उनके पास बड़े अच्छे रसोइया हुआ करते थे। तो ये कमलनाथ की, और कमलनाथ के साथ एक दूसरी कहानी बहुत मजेदार है। 1996 में कमलनाथ जी का टिकट कटता है क्योंकि उनका नाम हवाला कांड में आ जाता है। और हम उस जमाने में दूरदर्शन पर लाइव कवरेज करते थे एनडीटीवी के लिए, जब चुनाव के नतीजे आ रहे थे। और 1-2 दिन नहीं, वो 3 दिन तक चलता था। तो तीसरे दिन, क्योंकि तब हैंड काउंटिंग थी, कोई ईवीएम नहीं थी, तो तीसरे दिन लाइव कवरेज चल रहा है दूरदर्शन पर। मैं कांग्रेस ऑफिस पर था और साफ था कि कांग्रेस वापस नहीं आ रही है, नरसिम्हा राव वापस नहीं आ रही है। तो कमलनाथ वहां कांग्रेस ऑफिस पहुंच जाते हैं। अब उनको हवाला कांड में पार्टी से निकाला गया है, उनको सस्पेंड किया गया है। वो वहां पहुंचते हैं तो कुछ लोगों ने ऐतराज जताया कि कमलनाथ जी यहां कैसे आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने किसी की सुनी नहीं, अपने समर्थकों के साथ आ गए और मुझे कहा प्लीज टेक मी लाइव, मुझे लाइव ले लो। मैंने कहा सर क्यों? नहीं मैं बोलना चाहता हूं। और उन्होंने लाइव कवरेज में अपनी अंदर की भड़ास निकाल दी। नरसिम्हा राव को बहुत उनकी आलोचना की। अब सोचिए उस समय नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे और ये दूरदर्शन पर चल रहा है। मुझे किसी प्रोड्यूसर का फोन आ रहा है, अरे काटो मत करो। पर कमलनाथ जी अपने बिल्कुल एक तरह से मूड में थे और उन्होंने तीखी आलोचना की प्रधानमंत्री की। और फिर मुझे कहा स्माइल देके कि देखो अब मैं वापस कांग्रेस में आऊंगा और कहां नरसिम्हा राव कहां रहेंगे। तो कमलनाथ जी पुराने खिलाड़ी एक तरह से हैं, दिग्विजय सिंह जी भी हैं। तो उनकी राजनीति कई सालों पुरानी है और ये कुछ किस्से हैं इन राजनेताओं की। हमारे साथ विकास भी हैं। विकास, आप लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा पे निकलने वाले हैं, हम लोग साथ में निकलेंगे, तो दर्शकों के लिए वहां क्या लेकर आएंगे, क्या स्टडी है और क्या चल रहा है चुनाव में? और सिर्फ चुनाव नहीं, सिर्फ यहाँ से ये जीत रहा है, यहाँ से वो जीत रहा है, इससे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम और भी क्या कलर दिखा सकते हैं, बाकी भारत को, मध्य प्रदेश की अलग तस्वीर कैसे दिखा सकते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश जब देश का दिल है तो वहाँ उसका जो दिल है वो है भोपाल। तो मुझे लगता है कि वो तो अभी हम डिस्कस करेंगे, भोपाल से ही मुझे शुरू करना चाहिए। और करीब 7-8 साल भोपाल में मैं रहा हूँ। तो भोपाल में खाना तो वैसे मालवा का बहुत फेमस है, लेकिन जो भोपाल, ओल्ड भोपाल में चाय का कंसेप्ट है, वहाँ जिस तरीके का खाना है, वेज नॉन वेज है, बहुत पुराने प्रतिष्ठान जो हैं वो वहाँ पर हैं। तो वो कलर भी दिखाएंगे, साथ ही भोपाल की पटियाबाजी भी दिखाएंगे। पटियाबाजी क्या होती है? पटियाबाजी ये बहुत पुराना वहाँ पे एक टर्म है पटियाबाजी। बेसिकली उसको आप ऐसे कह सकते हैं गप करना। अच्छा। और बातों में बेसिकली वो हंसी मजाक के उद्देश्य से शुरू किया गया था, नवाबों के समय में था। और गेट टुगेदर, पटिया का क्या मतलब? जैसे वो पटिया होती है लकड़ी की, उसी से कुछ जुड़ा है पटिया? आप समझिए उसको, घर के आगे का जो स्लैब होता है ना, बैठने के लिए बना देते हैं, तो उसको वहां पर पटिया बोलते हैं। और पटिया जब इसका नाम रखा गया होगा, जो कि हमने वहां पे जो लोग इतिहासकार थे उनसे बात की थी, तो वो बताते थे कि तब वो लकड़ी के फट्टे होते थे, आगे लगे रहता था, चौपाल नुमा। तो चौपाल नुमा बना लेते थे और मैंडेटरी था। हर आदमी जो दफ्तर से आता था, खासतौर पर उस समय तो सब ज्यादातर वहाँ सरकारी मुलाजिम रहते थे, जिस दौर की ये बात है, या तो वो रहते थे या एक ओल्ड भोपाल का हिस्सा जो धंधे पानी में सब रहते थे, बिजनेस माइंडसेट से। तो शाम को आके बैठना और वहाँ पहले तो हालचाल ले लेना एक दूसरे के, उसके बाद छोड़ना, लंबी छोड़ना। जाकिर खान आए थे न्यूज रूम में जी, हो इसका जिक्र भी किया था उन्होंने, पटियाबाजी तो चाय पे चर्चा टाइप का मामला होता है। हाँ बिल्कुल, पप्पू की अड़ी हो गई बनारस में, तो वहाँ पान पे चर्चा होती है पटियाबाजी में, खासतौर पर भोपाल में जो है। ये बड़ा दिलचस्प है। मैं हेमेंद्र जी से भी पूछूंगा कि पान खा के कोई चर्चा कैसे कर सकता है? पान खा के तो आदमी सिर्फ इशारों में बात करेगा। जी
हाँ बताइए, आगे बताइए। हाँ, तो ये जो है ये वैसा पान नहीं है, मतलब इसको कानपुर से थोड़ा सा हमें अलग करना पड़ेगा। पान दवा रहता है और चर्चा होती रहती है। अच्छा, तो वो तो लेकर आएंगे। साथ ही साथ ना बहुत से पुराने किस्से हैं जो मुझे लगता है कि जब हम जा रहे हैं, ललन टॉप के जो दर्शक हैं वो भी जानना चाहेंगे उस शहर से के बारे में। रायसेन है, भोपाल से 40 किलोमीटर दूर रायसेन है। तो रायसेन जिला है, वहाँ पर 2 यूनिक गाँव हैं। एक गाँव है दामादों का गाँव। तो उसकी कहानी क्या है, क्यों उसे दामादों का गांव कहते हैं, वो उसकी कहानी भी हम कोशिश करेंगे, हम अगर उस दिशा में जाएंगे तो वो कहानी लेकर आएंगे। साथ ही साथ एक और एक जनजाति है, बेड़ई जनजाति। बहुत से लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश के लोग तो खासतौर पर जानते ही हैं, लेकिन जो बाहर के लोग हैं उनको नहीं पता है। वहाँ जो है अभी भी वो गाँव में ट्रेडिशनल परंपरागत तरीके से वहाँ वेश्यावृत्ति होती है। एक वहाँ है, एक सागर के पास बुंदेल। तो इस तरह की कहानियां जो बिजार है तो उसको लेकर के आएंगे और बाकी जिलों में जाकर के राजनीति का मिजाज भी समझेंगे, वहाँ पे क्या चला। हेमेंद्र जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरी दिलचस्पी ये जानने में है कि घोषणा पत्र आ गया है कांग्रेस का, बीजेपी का घोषणा पत्र अभी तक नहीं आया है। तो कांग्रेस ने जो वादे किए हैं उसका लोगों में ज़मीन पे कुछ असर है? और दूसरी चीज़ ये कि बीजेपी उस घोषणा पत्र का क्या काट खोज रही है कि इन्होंने तो वादा कर दिया कि आईपीएल टीम बनवाएंगे किसानों के लिए, और फ्री बिजली, पानी, और भी तमाम तरह महिलाओं को जो है 1500 रुपये देने की बात है। रोज़गार पे तो एक बड़ा वादा मैं पढ़ रहा था कि 2 लाख जो रिक्त पद हैं उसको भरेंगे, 10 लाख रोज़गार का सृजन करेंगे, किसानों को जो है मुफ्त बिजली दी जाएगी या फिर उनके जो ऋण हैं 2 लाख वो माफ़ किए जाएँ। इस तरह के तमाम 101 वादे किए गए हैं। तो इन वादों पे क्या जनता एतबार कर रही है और बीजेपी इसके खिलाफ कैसे अपने घोषणा पत्र को तैयार कर रही है? बहुत सारी बातें की गई हैं और प्रमुखता से जैसे आपने कहा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए कमलनाथ और घोषणा पत्र में बहुत सारी बातें की गई हैं। 2 लाख गवर्नमेंट जॉब्स क्रिएट किए जाएंगे, पद भरे जाएंगे, हर पंचायत में जो है 4 या 5 नए पद क्रिएट किए जाएंगे और उसको तुरंत भरा जाएगा। जो बेरोजगार युवा हैं उनको 1500 से 3000 रुपए तक का अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा। दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जो है क्योंकि इनकम्बेंट है, 20 साल से 15 महीने हटा दीजिए तो भारतीय जनता पार्टी का शासन है, वो आगे क्या करेंगे उससे ज्यादा चर्चा उनकी तरफ से उन्होंने क्या किया है उस पर होनी चाहिए। लेकिन उस पर चर्चा ना करके वो अभी फिलहाल चर्चा कर रहे हैं कि 2003 से पहले मध्य प्रदेश में सड़कों की क्या स्थिति थी, मध्य प्रदेश में बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की, पानी की क्या स्थिति थी, बिजली की क्या स्थिति थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश आए तो वो बंटाधार, श्रीमान बंटाधार और श्रीमान करप्शन नाथ की बात कर रहे हैं। लगातार वही चर्चाएं हो रही हैं और आगे की स्थिति के लिए बीच में जो आज प्रधानमंत्री का एक चिट्ठी भी मध्य प्रदेश के नागरिकों के नाम से आई है, कहा है कि हमने जो है बीमारू राज्य से जो है इसको अग्रिम राज्य में लाने की कोशिश की और लाने में कामयाब हुए और टॉप 3 इकोनॉमीज में इसको लाने की हम कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में। तो जो बीजेपी का जो 15 साल का ये जो 18-19 साल का जो शासन रहा है इसमें क्या क्या अचीव किया है उसको एक लाइन में समा भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। और साथ में एक पासिंग रेफरेंस हो रहा है अब, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान तो लगातार बात कर रहे थे लाडली बहना योजना का, कह रहे थे 1.25 करोड़ या 1 करोड़ 30 लाख महिलाओं के खाते में हर महीने 1250 रुपए डाले जा रहे हैं और इसको बढ़ा के 3000 कर दिया जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों में, उनकी चिट्ठी में इसका कोई जिक्र ज्यादा हुआ नहीं। अभी पहली बार उन्होंने लाडली बहना योजना और लाडली लक्ष्मी योजना का जिक्र जो है अपना जो चिट्ठी आज जो आई है उसमें एक पासिंग रेफरेंस उसका है। जो 2013 का वोट जो गिरा था बीजेपी के लिए 18 में, जो चेंज का वोट था, जो 5% वोट था, क्या उनको वो चेंज मिला जिसके लिए उन्होंने वोट किया था? उनकी तो सरकार बनी थी लेकिन वो सरकार बीजेपी के पाले में चली गई। तो सवाल ये है कि जो 2018 में जिन लोगों ने चेंज के लिए वोट, मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि जो चेंज के लिए वोट किया था, क्या वो वोट वापस बीजेपी के पास जाएगा? मुझे नहीं लगता नहीं जाएगा। तो अगर बीजेपी के पास वो वोट नहीं जाएगा और मोमेंटम उसके लिए बीजेपी के खिलाफ वो बनेगा तो बीजेपी के लिए स्थिति खराब मध्य प्रदेश में हो सकती है। इसकी ओनली एकमात्र काट जो थी वो लाडली बहना योजना थी, 1.25 करोड़ 1 करोड़ 30 लाख महिलाओं का जो वोट था। लेकिन इसमें भी एक सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि इसमें से कितना % ऐसा वोट था जो ऑलरेडी बीजेपी को मिलता है, क्योंकि माना ही जाता था मध्य प्रदेश में कि जो महिला वोटर है वो ट्रेडिशनली भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ मामा की वोटर्स है।
तो क्या भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान ने उन महिला वोटर्स को अपने से दूर होने में प्रिवेंट किया है, या कोई नया वोट उनके साथ कंसोलिडेट हुआ है? यदि नया वोट कंसोलिडेट नहीं हुआ, और ध्यान हमको ये भी रखना होगा कि इसमें माइनॉरिटीज का भी एक शेयर है जिनको ये लाडली बहना योजना का फायदा मिला है, तो क्या शिवराज सिंह चौहान को कोई नया वोट इससे मिलेगा? और यदि नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। कंसोलिडेट ही कर पाएंगे, और कंसोलिडेट करके वो 40% के आसपास ही जा सकते, इससे ज्यादा जा नहीं सकते। तो कांग्रेस पार्टी को अभी, क्योंकि 18 साल की 19 साल की एंटी इनकम्बेंसी शिवराज सिंह चौहान फेस कर रहे हैं, उनकी पार्टी ने उनको खुद साइडलाइन किया है। जैसा कि हमारे गेस्ट बता रहे थे जोशी जी के, भाई बीजेपी के पास कोई कैंडिडेट ही नहीं है मुख्यमंत्री, ये तो कमलनाथ वर्सेस प्राइम मिनिस्टर मोदी वाला चुनाव होने जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज अपनी चिट्ठी में लिखा है कि मुझे वोट दीजिए। तो अगर उनका चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं है, शिवराज सिंह चौहान जो उनका चेहरा थे 20 साल से, उनको साइडलाइन किया गया, उनका जिक्र कहीं नहीं हो रहा है, उनकी योजनाओं का जिक्र कहीं नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा जरूर अपीयर होता है कि भारतीय जनता पार्टी वीक विकेट पे, कमजोर विकेट पे चुनाव लड़ रही है। तो आप कह रहे हैं ना कि 2003 के पहले की चीजें याद दिलाई जा रही, तो ऐसा ये कोई अनोखा नहीं है। अभी बिहार में जब पिछला चुनाव हुआ तो यही चीज था और लग रहा था। तो फिर पहला फेज और दूसरा फेज जो है, मुझे जिस तरीके से याद है कि पहला फेज और दूसरा फेज तो लड़ा गया विकास के मुद्दों पर, उसमें एयर स्ट्राइक के भी जिक्र हुए, उसमें जो है पुलवामा बालाकोट के भी जिक्र हुए, लेकिन जैसे ही समझ में आया कि यार अब चुनाव मुश्किल होता जा रहा है, और पहले दूसरे फेज में आरजेडी ने बहुत अच्छा किया था बिहार में, तो फिर पुरानी चीज़ें याद दिलाना शुरू किया बीजेपी ने, जेडीयू ने, उस समय दोनों साथ में थे, तो जंगल राज याद दिलाया गया लोगों को। तो इसी तरीके से इस बार बीजेपी शायद ये कोशिश कर रही है कि वो जो दिग्विजय सिंह के ऊपर जो ठप्पा लगाया गया था मिस्टर बंटा आधार का, जो उमा भारती ने लगाया था, उसको रिगेन करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये अब थोड़ा बीते 18 सालों में तो एक पीढ़ी बदल जाती है, तो उसका भी फर्क होगा, वो तो देखने को पता चलेगा। लेकिन चंद्रकांत जी, आप जब कह रहे थे कि बीजेपी के पास कोई सीएम कैंडिडेट नहीं, सीएम होते हुए भी सीएम कैंडिडेट ना हो पाना, ये अपने आप में थोड़ा आश्चर्य की बात है। तो अगर शिवराज जी नहीं है तो कौन है कैंडिडेट? और आप कह रहे थे कि मुद्दों की पॉलिटिक्स कोई नहीं करता है, तो क्या कांग्रेस भी नहीं कर रही है, बीजेपी भी नहीं कर रही? तो दिल्ली में कहावत है सब मिले हैं जी, तो ऐसा कुछ मामला है क्या? मिले हुए तो सब हैं। हाँ। सब सत्ता मिलने के बाद दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्शन देते हैं। अच्छा। और कमलनाथ जी का तो जो पारिवारिक इतिहास है वो संघ और बीजेपी से, संघ से परिवार से जुड़ा है। उनकी सास भारतीय जनसंघ की महिला मोर्चे की अध्यक्ष रही है, और उनके ताऊ ससुर जनसंघ से सांसद भी रहे हैं और आरएसएस के प्रचारक रहे हैं, और उनके भतीजे जो सहारनपुर में अभी भूतपूर्व सांसद थे। तो कमलनाथ जी को जो 1980 में ये सीट दी थी, दहेज में दी थी बीजेपी ने। दहेज में? दामाद पे। क्या किस्सा है, थोड़ा बताइए इसको, जरा इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं आप। कमलनाथ जी ऐसे तो संजय गांधी के रूम पार्टनर थे और इंदिरा गांधी उनको तीसरा बेटा मानती थी, लेकिन उनका ससुराल पक्ष संघ और जनसंघ से जुड़ा हुआ रहा है। और उनकी सासू जी भारतीय जनसंघ की महिला मोर्चे की अध्यक्ष थी, और ये खुद कानपुर के हैं और इनका ससुराल सहारनपुर का है जी। तो इनको बीजेपी का शुरू से ही एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है इनके प्रति। कैसे, मतलब? और हाँ बताइए आप। छिंदवाड़ा की इंदिरा गांधी ने जो सीट दी थी वो सबसे सुरक्षित सीट थी, क्योंकि 1977 में एकमात्र कांग्रेस वहीं से जीती थी, गार्गी शंकर मिश्रा जीते थे। तो गार्गी शंकर मिश्रा वाली चूंकि 1977 में जनता लहर में कांग्रेस वहां से एकमात्र सीट जीती थी, 40 में से 39 हार गई थी, एक ये जीती थी। तो कमलनाथ को ये सीट इंदिरा जी ने जानबूझ के दी थी कि वो कम से कम सेफ सीट से चुनाव जीत जाए। और भाजपा का भी शुरू से उनको सपोर्ट रहा है। कैसा इसीलिए कमलनाथ जी जब 1.5 साल सत्ता में आए तो जितने भी घोटाले थे शिवराज जी के समय के, किसी पे कोई एक्शन नहीं लिया उन्होंने। और कमलनाथ जी की सरकार एक आईपीएस अफसर नहीं डूबी जिसको उन्होंने प्रमोट किया था। कौन आईपीएस अफसर है वो? नाम लेने से क्या फायदा, रिटायर्ड हो गए हो। क्या कहानी है ये? थोड़ी ये किस्सा भी बता ही दीजिए कि ये जो 7 एमएलए कम पड़ रहे थे ना जी, तो ये
आईपीएस अफसर ने इनको हिंट दी कि भाई अगर आप इसमें सेंध लगा सको, ये लोग सब नाराज चल रहे हैं, आपसी झगड़े चल रहे हैं इनके, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और ज्योतिरादित्य के, तो अगर इनके लोगों को आप कुछ लालच दे के अपने साथ ले लो तो आप सरकार बना सकते हो। तो सरकार बन गई, कमलनाथ जी की सरकार चली गई। और ये आईपीएस संपर्क में थे, उधर रहते थे हमेशा? नहीं, वो तो टॉप प्रायोरिटी पे थे ना, अच्छी पोजीशन पे थे। उनको तो सब जो मध्य प्रदेश में एक इंटेलिजेंस विंग है, स्पेशल ब्रांच। अच्छा। मतलब हर प्रदेश में होती है तो स्पेशल ब्रांच सीएम को फीड करती है डेली सब चीजें, उसी के ऊपर सीएम बयान देते हैं। अखबारों के छपे हुए कभी कोई सीएम बयान नहीं देता है जी। वो इंटेलिजेंस का जो आईजी होता है वो आधा घंटा ब्रीफ करता है दिन भर की, 24 घंटे की। इसके बाद सीएम किसी भी घटना पे या कुछ पे बयान देते हैं कि उनका उस मामले में क्या कहना है। कई उदाहरण है कि कांग्रेस और बीजेपी मिलकर ही सत्ता चलाते हैं मध्य प्रदेश। नहीं, ये थोड़ा सा हमारे सुधी दर्शकों को थोड़ा समझा दीजिए कि कैसे मिलके चलाते हैं ये। तो मतलब सत्ता... जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, अर्जुन सिंह के टाइम पे जी मैं विधानसभा कवर करता था, तो यज्ञेश शर्मा स्पीकर थे 80 से 85 में, और सुंदरलाल पटवा विपक्ष के नेता थे जी। तो अर्जुन सिंह जी के यहाँ से यज्ञेश शर्मा के खिलाफ सुंदरलाल पटवा को सब ब्रीफ दी जाती थी और वो विधानसभा में यज्ञेश शर्मा के खिलाफ आरोप लगाते थे, अर्जुन सिंह उसका खंडन करते थे। अच्छा। और एक उदाहरण 91 में जब दिग्विजय सिंह की सरकार, ये 93 के बाद जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी नरसिंह राव के टाइम पे जी, तो कांग्रेस के 50-60 एमएलए ने विद्रोह कर दिया था कमलनाथ जी के कहने पे दिग्विजय सिंह के खिलाफ। अच्छा। तो ये लोग दिल्ली में जमा हुए, ये बात दिग्विजय सिंह को पता चल गई, तो उन्होंने सुंदरलाल पटवा से अपनी सरकार के खिलाफ एक गवर्नर को मेमोरेंडम दिलाया कि दिग्विजय सिंह की सरकार अल्पमत में आ गई। सुंदरलाल पटवा को कोई राइट ही नहीं था, ना वो भाजपा के अध्यक्ष थे, ना विपक्ष के नेता थे, खाली एक सीएम और ऑर्डिनरी एमएलए थे। अगर ज्ञापन भी देना होता तो विक्रम वर्मा जो बीजेपी के अध्यक्ष थे या कैलाश जोशी विधानसभा में विपक्ष के नेता थे, उनको देना। तो ये कब की बात है, जब वो पर्ची निकाल करके मुख्यमंत्री तय हुए थे, वही उसी सरकार की बात है ये? नहीं, ये नरसिंह राव जब प्रधानमंत्री थे तब कांग्रेस का कोई मालिक ही नहीं था ना पूरे देश में। कांग्रेस पे तब गांधी परिवार लेना देना नहीं था, कांग्रेस क्या कर रही? गांधी परिवार उस समय 93 गांधी परिवार तो था ही नहीं ना। नरसिंह राव ही कांग्रेस अध्यक्ष थे, नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे जी। और उनको कोई किसी भी स्टेट की पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था, कौन मुख्यमंत्री है कौन नहीं, उनको वो तो अपना प्रधानमंत्री वाला समय काट रहे थे। अच्छा। लेकिन जब दिग्विजय सिंह की कुर्सी खतरे में आ गई तो पटवा जी ने बचा लिया ना उनको। और फिर आगे भी इस तरह से जो मधुर संबंध बने रहे दोनों तरफ, चलता रहता है। तो आप 50 उदाहरण है कैसे। हिमेन जी आपके पास आना चाहूंगा कि बाकी ये चीज मध्य प्रदेश की बड़ी अच्छी लगती है कि कई राज्यों में उदाहरण के तौर पे जहां बड़ी कटुता है पक्ष और विपक्ष में, वो मध्य प्रदेश में कम दिखती है। ऐसा हम लोग सुनने में आया था कि जब शिवराज जी मुख्यमंत्री नहीं रहे कुछ दिनों के लिए, तो उनका बंगला भी जो है कमलनाथ मुख्यमंत्री रहते हुए तत्काल रिपेयर करवाते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। और इतने उधेड़बुन भी हैं आपके यहाँ, एक तो मित्रता और सहजता भी दिखती है और उधेड़बुन भी दिखते हैं। क्या है मध्य प्रदेश की पूरी पॉलिटिक्स? मतलब देखिए, मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स की एक अपनी तासीर है। एक रिवेंज वाली पॉलिटिक्स तो मध्य प्रदेश में नहीं होती है जी। और जैसा कि अभी बताया गया कि भाई जब कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश में 15 महीने के लिए बनी तो जितने भी पुराने स्कैम से उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये फैक्ट है। क्यों कार्रवाई नहीं हुई? अभी हम कांग्रेस से अगर बात करें इस बारे में तो बोले कि वो समय बहुत कम था, बीच में आचार संहिता लोकसभा चुनावों के लिए लगे, कुल मिलाकर के 10-11 महीने ही मिले और किसी रिवेंज के तहत कार्रवाई नहीं की गई। और क्योंकि उद्देश्य ये था कि हमको मध्य प्रदेश को डेवलप करना है और आगे की बात सोचनी है। ये कहने की बातें हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स के अपने बिजनेस इंटरेस्ट हैं और सामने आने के लिए बात कुछ और होती है। वो बिजनेस इंटरेस्ट अपने प्रोटेक्ट करते हैं और वो किए गए हैं पास्ट में भी।
और भले ही मध्य प्रदेश में 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, लेकिन छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री तो कमलनाथ ही रहे हैं इन 20 सालों में, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो यदि छिंदवाड़ा में हर चीज कमलनाथ के कहने के हिसाब से होगी, तो अगर वो पावर में आएंगे तो निश्चित तौर पर वो भी कुछ गिव एंड टेक होगा उसमें, और वैसा देखने को हमको मिला भी था। जो शिवराज सिंह चौहान के बहुत पावरफुल कैबिनेट के लोग थे, या मतलब जो किचन कैबिनेट के अंदर घुसे हुए ब्यूरोक्रेट्स थे, उनको उन्हीं के साथ रहने दिया गया, किसी की पोस्टिंग में उनको ज्यादा फर्क नहीं हुआ। लेकिन अब कमलनाथ ये कह रहे हैं, इनसे बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि भाई आखिर आप कहते हैं कि हम बीजेपी ने इतने बड़े स्कैम्स मध्य प्रदेश में किए हैं, हर रोज स्कैम हो रहा है, नर्सिंग स्कैम हो रहा है, पटवारी भर्ती स्कैम हो रहा है, व्यापम लगातार चल ही रहा है, तो आप क्या करेंगे इन स्कैम्स को लेकर? आपने पहले तो पास में नहीं किया, ई टेंडरिंग में कुछ नहीं किया, व्यापम में कुछ नहीं किया। तो उनका जवाब ये होता है कि मैं अब 2018 का मॉडल नहीं हूँ, मैं 2023 का मॉडल हूँ। 2023 का मॉडल जो है आपको अलग देखने को मिलेगा और इसमें एक्शन भी होगा। इस तरह के वादे किए गए हैं घोषणा पत्र में भी कांग्रेस की तरफ से, तो ये कहा गया है कि हम इस तरह की भर्तियों में जो लीक होते हैं इस पर कार्रवाई करेंगे। और हमारे साथी विकास जब थे तो पटवारी भर्ती पर उन्होंने कवरेज भी की थी और तमाम चीज़ों को उजागर करने का भी काम किया था। विकास, आगे और जो हमारी चुनाव यात्रा होगी, कहाँ कहाँ जाएंगे हम लोग और कहाँ कहाँ जाना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि जैसे अभी बात हो ही रही थी कि जो अलग अलग सोशियो कल्चर के हिसाब से अगर बात करें तो निमाड़ है, मालवा रीजन है, महाकौशल है, बिंद है, तो कोशिश रहेगी कि ये जो सोशियो कल्चर के हिसाब से जितने भी रीज़न हैं उनको कवर किया जाए, वहाँ के लोगों की बातें जो हैं पहुँचाई जाएँ। बहुत से ऐसे इलाकों में जाया जाए कि जो इतने कनेक्टेड नहीं हैं, देखा जाए कि वाकई में जो भोपाल में या दिल्ली में वायदे किए जाते हैं, जो मैनिफेस्टो की बात होती है, तो क्या वो एंड यूज़र, वो वोटर्स तक पहुंच भी रहे हैं या वो किस आधार पे वहां वोट करते हैं। तो ये जानना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हम लोग जो बड़े शहरों में रह लेते हैं या राजधानी तक की बात है, तो वो गाँव के अंदर आखिरी घर है, वहाँ का आदमी क्या सोचता है वो हम लोग भोपाल की योजना अलीराजपुर तक पहुँच पाती कि नहीं, झाबुआ तक पहुँच पाती, झाबुआ तक पहुँचती कि नहीं पहुँचती। खैर हिमेन जी, ये अलग अलग रीजन की अपनी अलग पॉलिटिक्स है, लेकिन ये बताइए कि सिंधिया जी के तरफ क्या चल रहा है? वो चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये तो बीजेपी का टॉप नेतृत्व ही जानता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि 21 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्वालियर आ रहे हैं। वहां पे वो ग्वालियर में जनसभा क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उसका भी कार्यक्रम नहीं आया है, लेकिन ये बात सामने आई है, पता चला है कि वहां वो सिंधिया स्कूल के कार्यक्रम में जाएंगे। शिवपुरी से यशोधरा राजे सिंधिया जो उनकी बुआ है, उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार किया है, कहा है कि वो हेल्थ ग्राउंड में ये कर रही है। शिवपुरी अगर चुनाव लड़ते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया तो उनके लिए सेफ सीट हो सकती है, वो खाली भी करवाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी ऐसे कहीं जाते नहीं है, मैसेजिंग होती है, ये हमको आपको सबको मालूम है, बड़े सोच समझ के उनके प्रोग्राम्स बनते हैं, प्लान किया जाता है। तो इस तरह के कयास मध्य प्रदेश में लगाए जा रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ सकते हैं, और यदि लड़ते हैं तो वो शायद वो शिवपुरी से उम्मीदवार होंगे, और यदि वो चुनाव लड़ते हैं तो मध्य प्रदेश की जो बीजेपी की पॉलिटिकल डायनामिक्स है वो पूरी तरह से उथल पुथल हो जाएगी, क्योंकि जो 7 सांसद जो लड़ रहे हैं चुनाव और कैलाश विजयवर्गीय जो लड़ रहे हैं, उनमें से अगर कोई थोड़ा बहुत सिक्योर्ड है या सेफ है तो वो प्रहलाद पटेल ही है। उसके अलावा रीति पाठक की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, वहां पे कैलाश शुक्ला ने बगावत कर रखी है। राकेश सिंह की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। फग्गन सिंह कुलस्ते जो है उनके भाई चुनाव उन्हीं की सीट से हारे हैं, और 2019 की मोदी वेव में भी फग्गन सिंह कुलस्ते उस असेंबली सेगमेंट से हारे हैं, तो उनकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। दिल्ली से जैसे बताया गया कि तोमरों की लड़ाई है, 3 तोमर उसमें हो सकते हैं, तीसरे ब्राह्मण और जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनका कॉम्बिनेशन बीएसपी के थ्रू हो सकता है। तो दिल्ली में उनकी स्थिति बहुत खराब है। नरेंद्र सिंह तोमर की मतलब बहुत सिक्योर नहीं है ऐसी। संजय शुक्ला इंदौर 1 से कैंडिडेट है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कांग्रेस के हैं, कोरोना के दौरान बहुत काम किया है, पैसे में किसी तरीके से कम नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय की मतलब हर कदम पे टक्कर देने वाले को है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो रिजल्ट वाले दिन 3 दिसंबर को पता चलेगा, लेकिन बहुत कांटे की टक्कर है।
तो यदि कोई सेफ सीट आज की डेट में अगर कोई किसी को मिल रही है तो वो प्रहलाद पटेल की है, क्योंकि उनके भाई जालम पटेल वहां से विधायक है। और दूसरी सेफ सीट अगर कोई हो सकती है तो वो शिवपुरी की हो सकती है। और इस बीच जब ये सारी चर्चाएं चल रही थी तो शिवराज सिंह चौहान को बुधनी जाना पड़ा, सीहोर में उनको पूछना पड़ा जनता से कि क्या उनको चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, क्या अगर चुनाव लड़ते हैं तो बुधनी से ही चुनाव लड़ना चाहिए या कहीं बाहर से जाना चाहिए। ये सवाल इसलिए शिवराज सिंह चौहान को करना पड़ा क्योंकि तरह तरह के कयास मध्य प्रदेश में लगाए जा रहे थे। पहली लिस्ट में उनका नाम नहीं आया था और ये कहा जा रहा था कि शायद शिवराज सिंह चौहान नहीं लड़ेंगे, अगर लड़ेंगे तो क्या वो सिर्फ एमएलए बनेंगे, क्योंकि बाकी लोग मुख्यमंत्री के दावे करने लगे थे। कैलाश विजयवर्गीय ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मैं सिर्फ एमएलए नहीं बनूंगा, पार्टी को बड़ी जिम्मेदारी देगी, तो और क्या बड़ी जिम्मेदारी देगी। तो शिवराज सिंह चौहान के कैंडिडेचर के ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे और डिफेंड कोई नहीं कर रहा था। किसी से भी पूछो तो वो ये कहता था कि पार्टी टॉप लीडरशिप डिसाइड करेगी। तो फिर जाके जो है शिवराज सिंह चौहान ने जनता के बीच ये सवाल पूछे और जब फाइनली 4th लिस्ट में उनका नाम आया तो आप याद रखिए कि शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जैसा रेकमेंड किया गया था वैसा ही लीडरशिप ने डिसाइड किया है। वो नेतृत्व का धन्यवाद देते हैं। मुझे 2019 की प्रधानमंत्री की रैली याद आती है, ग्वालियर में जो उनकी रैली थी, और उस समय वो बिना नाम लिए उनके भाषण में निशाने पर राज परिवार था। और अब जब रैली होगी तो उसी राज परिवार का एक व्यक्ति उनके साथ मंच पर बैठा होगा। तो बड़ी काफी कुछ पिछले 3-4 सालों में सिंधिया स्कूल में वो जाएंगे, सिंधिया स्कूल जाएंगे। अच्छा जी जी। तो ये कार्यक्रम सिंधिया स्कूल का है और प्राइम मिनिस्टर की मैसेजिंग जो होती है, मतलब आप इसे अभी अनुमान ही है, डिक्लेयर तो जब सेकेंड ये फाइनल लिस्ट बीजेपी की आएगी, शिवपुरी का कैंडिडेट जब सामने होगा तभी कहा जा सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि ये 2 टॉप लीडर्स जो है वही बता सकते हैं कि कौन कैंडिडेट होगा या नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके की प्लानिंग हो रही है उससे थोड़े बहुत अनुमान लगाए जा सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ग्वालियर आ रहे हैं, ग्वालियर में सिंधिया स्कूल जा रहे हैं और शिवपुरी से जो यशोधरा राजे सिंधिया की सीट थी वो खाली ऑलरेडी करवा दी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने वहां कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है। कांग्रेस तो ये अपने 6 बार के एमएलए को वहां उतार दिया। केपी सिंह नाम है उनका, पिछोर सीट से 6 बार। कांग्रेस के केपी सिंह हैं, वो पिछोर से वहां आए हैं और वहां पे जो है वीरेंद्र रघुवंशी जो है कोलारस के जो विधायक थे बीजेपी के, उन्होंने रिजाइन किया था, फिर वो कांग्रेस में आए थे और वहां शिवपुरी से सीट डिमांड कर रहे थे। लेकिन जो भी अंदर कलह कांग्रेस पार्टी की हुई उसमें केपी सिंह को पिछोर से शिवपुरी डिक्लेयर किया गया। लेकिन हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि वो सीट शायद चेंज हो सकती है, क्योंकि उसी सीट की वजह से वो कपड़े फाड़ने वाली बात दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की वजह सामने आई थी। अच्छा, एक चीज आपकी बातों से समझ में आ रहा है कि क्या कई सांसद भी चुनाव हार सकते हैं, विधानसभा का चुनाव, तो ऐसे में तो उनकी सांसदी भी खतरे में आ जाएगी 24 में। फिर किस मुंह से दावेदारी करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो 2019 में चुनाव जीती थी वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के चेहरे पे जीती थी और ये फैक्ट है कि 30% ये सांसदों को बताया गया है। मैं आपको बताऊं, मेरी सांसद से एक से बात हुई है तो वो हमको बताया है कि भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद उनसे कहा है, मीटिंग में कहा है कि 30% जो है ये चेंज हो सकते हैं। तो अगर कोई प्राइम सांसद आपका विधानसभा अपनी लोकसभा सीट के अंदर मतलब विधानसभा का सीट जीतने की कुवत नहीं रखता है तो निश्चित तौर पर उसको घर ही बिठा दिया जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि उनको फिर दोबारा टिकट दिया जाएगा। 30% सांसदों के टिकट ऑलरेडी रिप्लेस होने, तो ये रास्ता भी एक तरह से साफ किया जा रहा है। आप याद रखिए, सीधी जबलपुर राकेश सिंह जो चुनाव है वो बहुत मतलब टफ, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये बात की बात है, पता चलेगा 3 दिसंबर को। लेकिन टफ सिचुएशन है, फग्गन सिंह कुलस्ते के लिए स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और जैसा जोशी जी बता रहे थे कि दिल्ली के लिए नरेंद्र सिंह तोमर के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं। और नरेंद्र सिंह तोमर तो हर चुनाव के बाद अपनी सीट चेंज करते हैं, वो कहीं लड़ते ही नहीं थे, वो अपने अच्छे पॉलिटिकल मैनेजर है। लेकिन अब अगर दिल्ली में ही वो फंस जाएंगे तो स्थिति उनके लिए निश्चित तौर पर आने वाले समय में डिफिकल्ट हो सकती है। जी अच्छा, एक बात और बताइए, आप भोपाल में हैं, मेरी दिलचस्पी ये जानने में भी है कि शिवराज जी से मुलाकात हो रही कि नहीं आप लोगों की? क्या उनके तरफ से क्या बातचीत सुनने में आ रही, समझ में आ रहा है? क्या वो खुद को साइडलाइन महसूस कर रहे हैं, ऐसा है क्या? देखिए, शिवराज सिंह चौहान जो बहुत सहज व्यक्तित्व है, बहुत इजीली एक्सेसिबल है। मध्य प्रदेश में उनसे सहज नेता लीडरशिप मतलब शायद ही कोई हो। आपको मैं एक बात बता दूं कि शिवराज सिंह चौहान जब 2018 का चुनाव हारे जी तो मुख्यमंत्री बने कमलनाथ
और अगले दिन से उनके प्रति लोगों की सिंपैथी होना शुरू हो गई कि भाई मामा खराब व्यक्ति तो नहीं था, मतलब एक्सेसिबल था, लोगों की ही बात करता था। मामा का एक अपना पर्सनालिटी है, कैरेक्टर है, वो लोगों से उनका डायरेक्ट कनेक्ट है। और शिवराज सिंह चौहान का 230 विधानसभा सीटों में एक पर्सनल वोट बैंक भी है। अगर शिवराज सिंह चौहान को आप साइडलाइन करोगे, उनको ह्यूमिलिएट करोगे, तो वो पर्सनल वोट बैंक जो है वो भी नाराज हो सकता है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान अपने आप को पिछले कुछ दिनों से, जैसे वो मिलते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि मिलते नहीं है लोगों से, लेकिन उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो थोड़ा सा असहज तो दिख रहे हैं। और खासकर तब जब तक उनका नाम डिक्लेयर नहीं किया गया था। उदनी में कल ही इनकम टैक्स की रेज हुए ट्राइडेंट ग्रुप के खिलाफ, बड़ी चर्चा है उसकी। चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी में ट्राइडेंट ग्रुप है, उसमें जो इनकम टैक्स की रेज हुए उसको भी एक अलग एंगल से देखा जा रहा है। तो ऐसा माना जा रहा है पॉलिटिकल सर्कल्स में कि बहुत चीजें अच्छी नहीं है शिवराज सिंह चौहान और टॉप लीडरशिप के बीच। जी, तो चर्चा चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों तरफ ये है कि शिवराज रहेंगे या जाएंगे। अगर बीजेपी हारती है तो शिवराज स्वाभाविक तौर पर उनको जाना पड़ेगा, फिर तो कांग्रेस का मुख्यमंत्री होगा, और वो कांग्रेस जीतती है तो कमलनाथ मुख्यमंत्री होंगे। और अगर बीजेपी जीतती है तब भी ये सवाल बना रहेगा कि शिवराज रहेंगे या जाएंगे। एक जो एरिया है मध्य प्रदेश में वो हमेशा बीजेपी के साथ गया है, वो है जो आपका ये मालवा का इलाका है। तो चंद्रकांत जी, इस बार क्या है, ट्रेडिशनली दिख रहा है या फिर कुछ अलग लग रहा है? मालवा में भी बीजेपी की स्थिति तो ठीक है जी, लेकिन अभी जैसे उज्जैन उत्तर का सीट डिक्लेयर नहीं किया उन्होंने, क्योंकि वहां पे जो 8 बार के एमएलए पारस जैन हैं उनको लेके कश्मकश है। लीडरशिप चाहती है कि नया कैंडिडेट लाएं, शिवराज जी चाहते हैं कि पारस जैन ही चुनाव लड़े, और कांग्रेस ने ब्राह्मण कैंडिडेट को उतारा है जी। तो एक बार कांग्रेस से बटुक शंकर जोशी 1985 में ब्राह्मण कैंडिडेट के रूप में जीते हैं वहां से। शिवराज जी की जो उनकी एक्सेप्टेंस थी वो अभी बरकरार है या फिर पब्लिक में भी डाउनफॉल है? नहीं, कार्यकर्ताओं के 2-3 लेयर हो गए हैं जी। अभी तक बीजेपी जो सीनियर जो लीडर हैं, जो आज एमएलए बने, मंत्री बने या पोजीशन पे हैं, वो सब विपक्ष के रहे हुए लोग हैं। उन्होंने आंदोलन किए हैं, पुलिस की लाठियां खाई, जेल गए हैं, मुकदमे चले हैं, सब हुआ है। लेकिन 20 साल में जो लीडरशिप नई डेवलप हुई है, ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी टाइप लोग हैं। अच्छा, वो सब घर में बैठ के सब चीजें तय कर लेते हैं। तो पब्लिक मूवमेंट कोई खड़ा नहीं कर पा रही पार्टी। दूसरा, इन्होंने 40 साल की एज लिमिट कर दी बीजेपी ने किसी भी पदाधिकारी के लिए, मंडल अध्यक्ष हो ये हो। अब 40 साल का आदमी, इसके बड़ा आदमी क्या करे? अगर कोई 50 साल का हो गया है जो सीनियर लीडर है, जिसके दम पे बीजेपी खड़ी हुई है, तो वो उसके पास तो कोई काम ही नहीं है, खाली मार्गदर्शक मंडल जैसा उसको सम्मानित सदस्य के रूप में बुला लेते हैं। और जब उसकी टिकट की उम्र हो रही है तो रिवर्स गेयर लग जा रहा है, मंत्री सांसद आ जा रहे हैं। हाँ, तो सीनियरिटी के नाम पे मतलब कि ज्यादा लोगों को रिपीट नहीं करना, पुराने लोगों को नहीं करना, नए लोगों को आगे लाना, तो दोनों हैं। जैसे गोपाल भार्गव सागर जिले से 9 बार से एमएलए हैं जी। अब वहां ये लोगों में ये हो रहा है कि अब नई लीडरशिप नहीं आएगी तो कल से इनके बेटे को टिकट दे दोगे आप, तो हम क्या कार्यकर्ता ही बन के रहेंगे, बाकी लोग क्या करेंगे? और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का क्या हाल है? नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का तो सबसे बढ़िया ये है कि अपना एमएलए जीत जाएगा तो अपने को तो कुछ काम तो करेंगे ना। बीजेपी के साथ कार्यकर्ताओं की दिक्कत है दूसरी, उनका ये जीत भी जाएगा तो हमारा काम तो करता ही नहीं है, सुनते ही नहीं, अफसर भी नहीं सुनते हैं, नेता भी नहीं सुनता है। कांग्रेस में कार्यकर्ताओं को कम से कम ये एक एहसास है कि उनका आदमी जीता तो अपने कुछ काम करा सकता है। बीजेपी वालों को ये आत्मविश्वास नहीं है कि हमारा आदमी जीत गया तो हमारा कोई काम करेगा। अच्छा, आप तो इतने दिन से पॉलिटिक्स कवर करते रहे हैं, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, इन लोगों से आपकी मुलाकात हुई कभी कोई? नहीं, ज्यादा नहीं। दिग्विजय सिंह से एक बार हुई थी मोनी बाबा के आश्रम में। अच्छा, जब वो ढांचा टूटा था और मैं 6 दिसंबर को जब ढांचा टूटा था तो मैं अकेला पत्रकार था जो शाम को 4 बजे से सुबह 11 बजे तक वहां था जी। तो मैं जब वापस उज्जैन आया था तो मोनी बाबा ने मिलने बुलाया था, तो वहां दिग्विजय सिंह भी मिले थे मुझे 11 दिसंबर 92 को। तो क्या माहौल था उस वक्त?
नहीं, ये तो 92 की बात है ना। हाँ, मैं उसी समय का पूछ रहा हूँ। नहीं, उस टाइम में दिग्विजय सिंह से अच्छी सब पूरा डिटेल लिया मुझसे, क्या हुआ था, क्या किस तरह, क्योंकि उस टाइम न्यूज चैनल तो थे, अखबार भी में कुछ ज्यादा रिपोर्टिंग नहीं आई थी। 4 बजे बाद की रिपोर्टिंग किसी भी अखबार में नहीं आई थी। तो मौनी बाबा क्या गए क्यों थे, मतलब दिग्विजय सिंह? वो तो आते रहते थे, मौनी बाबा क्या तो सब आते रहते, अर्जुन सिंह आते थे। अच्छा, तो बाबाओं का अच्छा जोर है। मौनी बाबा क्या थे, पर मौनी बाबा पॉलिटिक्स में कोई दखल नहीं देते थे। और जैसे अभी एक बागेश्वर बाबा है एमपी में। नहीं, अब तो ये क्या है, टीवी वाले बाबा हो गए ना साहब, टीवी पैदा करता है सब। तो ये बाबा लोग चुनाव में असर करते हैं क्या? नहीं, भीड़ का तो असर होता है ना। हाँ, देखो, लोग सेंटीमेंट पे वोट देते हैं, विकास वगैरह के नाम पे कोई वोट नहीं देते। अभी कोई भी चुनाव सेंटीमेंट पे होता है। मैं उज्जैन का एक किस्सा बताता हूँ, 90 का 90, ये कांग्रेस के एमएलए खड़े हुए थे और उनकी कुछ अखबार वालों से ऐसे ही हो गई, जैसे मुंहजोरी हो जाती है ना। उन्होंने कहा ठीक है, तुमको जो करना हो कर लेना। तो दूसरे दिन एक अखबार ने खबर छाप दी, जिस दिन चुनाव था, कि बटुकशंकर जोशी तोपखाना है जो मुस्लिम एरिया, उसमें बिरयानी से तुले, और वो ब्राह्मण आदमी बिरयानी से तुला, उसका सर्वनाश हो गया उस दिन। अच्छा, तो लोग ये विकास, जबकि उस बेचारे ने सबसे ज्यादा हैंडपंप उज्जैन में लगवाए खड़े रह के, जिसने बोला उसके घर के सामने हैंडपंप। तो विकास वगैरह पे वो लोग वोट नहीं देते। लोग केवल सेंटीमेंट पे वोट देते। जितना झूठा सच्चा जैसा भी कोई सेंटीमेंट क्रिएट कर दो, उस पे लोग देते। और ये सारे जो विकास के वादे और काम, ये नहीं, विकास तो कुछ होता ही नहीं। ओशो ने बोला है बहुत बढ़िया कि सरकार तो उस माली की तरह है कि जो पौधों को दिन भर पानी देता रहता है और सब गल के सड़कें नष्ट हो जाते हैं, 10-20 बच जाते हैं जिस पर उसका ध्यान नहीं जाता। अच्छा, तो सरकार में 10-20 चीजें ऐसी हो जाती है जो सरकारों को पता ही नहीं होता है। हाँ, बाकी वो जो करना चाहते हैं उसका तो सब सर्वनाश ही करते हैं, क्योंकि सबको अपना हिस्सा चाहिए होता है। और ये जो घोषणा पत्र आते हैं, कुछ नहीं, घोषणा पत्र वगैरह क्या है, इनसे ही पूछ लो घोषणा पत्र की क्या लिखा है, तो खुद ही नहीं बता पाते। मैंने कई, आप किसी से भी पूछ लो कार्यकर्ता से कि तुम्हारे घोषणा पत्र में क्या है, उसको पता ही नहीं क्या है। अच्छा, तो जब कार्यकर्ता को पता नहीं तो प्रचार कैसे करेगा? नहीं, उधर 2-4 मुद्दे, आजकल तो सब टीवी और व्हाट्सएप हो गया ना। पहले तो क्या था, जब हमने देखा पार्टी मीटिंग होती थी तो सब चीजें ब्रीफ की जाती थी वर्कर्स को, भाई ये इशू है, ये है, अपने को इस एरिया में ये चीजों की बात करना है, इसमें ये बात करना, उसको ये करना है, एक एक चीज का प्लान होता था। अब कार्यकर्ताओं की सुनता कौन है? अब तो कार्यकर्ता किराए पे लेते हैं ना, पैसे देके। तू अपना शाम को पैसे लिए हो गए घर, उसको क्या लेना देना कौन जीत रहा कौन हार रहा। तो कार्यकर्ता मतलब किराए पे मिशन के लिए लिया जाता है कि ये तुम्हारे लिए? मिशन पे लेते हैं। पहले कार्यकर्ता किराए पे लेते थे, तो साइकिल रैली के लिए साइकिल का उसको 20-50 रुपए दे दिया, स्कूटर रैली का 100 रुपए दे दिया। गाड़ी में डीजल पेट्रोल डलवा दिया। हाँ, तो वो ठीक भी था, उसका जेब से क्यों खर्चा करे। पर अब तो हर चीज के लिए कार्यकर्ता भी पैसा मांगता, उसको मालूम है कि अभी नहीं मांगूंगा तो बाद में कौन देना। मतलब चुनाव के 5 साल, ये 5 साल में आता है। अब पहले दरी बिछाने वाले, माइक वाले, सब लोग अपना अपना काम खुद करते थे, ये काम मैं करूंगा, ये मैं करूंगा जी। अब तो सब ठेकेदारी हो गई है कार्यकर्ताओं में। तो ये करवाना, इससे करवाओ, इतने पैसे लगेंगे, क्योंकि उनको मालूम है तुम दिन भर सब पैसा इकट्ठा करते रहते, चंदा इकट्ठा करते। नहीं, तो जो वैचारिक कार्यकर्ता होते हैं या फिर नहीं, उनकी भाई उनकी आवाज ही नहीं सुनता है ना कोई, कि आप उससे पूछता कौन है। हाँ, वो तो समुद्र की जो लहरें हैं, ऊपर की लहरें, नीचे जो लहर के नीचे 10-20 फीट के नीचे जो है, उसमें उस तरह की हालत है उसकी कार्यकर्ता की। समुद्र में है लेकिन हलचल नहीं है उसके पास कुछ। तो नीचे वाली लेयर हो गई है कि उसमें हलचल। नीचे वाली लेयर है, लहरों से उसका कोई लेना देना नहीं। अच्छा, और लहरें कहाँ निकल जा रही हैं? ऊपर नेताओं के लहरें तो सब दिखने की है ना। हाँ, क्योंकि उनका जमीन से जुड़ाव नहीं है कुछ। अच्छा, तो ये हर पार्टी में ये हो चला है।
हाँ, संगठन के लोगों का कोई जो कोर कार्यकर्ता है, जो कार्यकर्ता गर्व फील करता है कि मैं इस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं, हमको ऐसा करना चाहिए, उससे साथ कोई कनेक्शन ही नहीं, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है। नहीं, जैसे हम बहुत सारे नेताओं के बारे में सुनते हैं कि उनको कार्यकर्ताओं के नाम याद रहते थे कि वो किसी, जैसे मुलायम सिंह यादव थे, उनके बारे में कहा जाता था वो उनके साथ के लोग थे ना, नाम याद रहेंगे। आज कहाँ हैं वो? तो 10-20 साल पुराने जो कार्यकर्ता उनके नाम याद है उनको, क्योंकि 20 साल पहले सब एक जैसे ही थे ना जी। तो अब काफी बदल गई है पॉलिटिक्स। अब तो मेरी कार्यकर्ताओं से भी बात होती है, लोगों से, तो वो बेचारे वही कि फर्क क्या पड़ना है किसकी सरकार है। हमारी सरकार हो तो भी ना थानों में सुनवाई होती है, ना अफसर सुनते हैं। अब जैसे एक ऑफिसर हैं जो दिग्विजय सिंह के यहाँ गुना में कलेक्टर रहे और अभी शिवराज जी के इसमें बहुत बड़ी पोजीशन पे हैं और उनको बराबर एक्सटेंशन मिल रहा है। उनके खिलाफ शिमला में बीजेपी का सम्मेलन हुआ तो सब लोग, एमएलए, एमपी, कार्यकर्ता, सबने बोला कि अब शिवराज जी के पास जाते हैं, वो उसके पास भेज देते हैं, और वो कुछ सुनते ही नहीं। अच्छा, तो फिर उनको दिल्ली भेज दिया डेपुटेशन। ये कब की बात है? ये कब की बात है? ये पिछली बार जब शिवराज जी पहली बार बने थे। अच्छा, दिग्विजय सिंह के बाद उमा भारती और इनके, ये ऐसा है, मतलब ऑफिसर जितने बीजेपी की नेताओं की, मंत्रियों की खासियत है, वो ऑफिसर्स पे डिपेंड रहते हैं। अच्छा, और ऑफिसर जानते हैं कि इन कार्यकर्ताओं का कोई वजूद नहीं है किसी मिनिस्टर के सामने, तो उनकी सुनते नहीं। तो आपने आज दो चीजें बता दी कि ऑफिसर का बड़ा रोल होता है राजनीति में, और एक आईजी रैंक के अफसर थे जिन्होंने सरकार का काम लगवा दिया था। ये आप पता कर लेना। अब इतना तो आपने खोल ही दिया है। वो तो आप मतलब जरा सा ट्रैक देखोगे तो नाम भी पता चल जाए। अच्छा, चलिए, अभी रिटायर हो चुके हैं वो, कमलनाथ सरकार में जो है बड़े पोस्ट पे थे, तो उनको अभी परेशान हम नहीं करेंगे। वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट कई बार इतनी कॉन्क्रीट होती है और उनका इनपुट इतना ऑथेंटिक होता है कि उससे बढ़िया कोई सोर्स होता नहीं, और उसका करोड़ों का बजट होता है स्पेशल ब्रांच का। वो किसी को भी जो PHQ आईजी इंटेलिजेंस बैठता है, वो किसी को भी 10-20 हजार 50 हजार रुपए दे सकता है कि ले भाई ये खबर लेके आना। चुनाव अपने पूरे तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। जिनके टिकट बट गए हैं वो तैयारी में लगे हैं, जिनके नहीं बटे हैं वो ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी मिल जाए। कुल मिला के मामला सब एक्टिव मोड में चल रहा है। विकास, सब कुछ चुनाव में, MP के चुनाव में सब एक्टिव ही है या फिर थोड़ा बहुत आलस भी कहीं है? आलस की कहानी मैं आपको बताता हूँ। आलस शब्द आपने यूज किया जी, 90 साल पुरानी कहानी है, भोपाल से जुड़ी कहानी है। ये इतने पुराने तो यार आप लगती नहीं। मैं पुराना नहीं हूँ, किताबें पढ़ के जो है। अच्छा, ठीक है। अब 90s का इलेक्शन तो हम लोगों को नहीं पता, लेकिन वो पढ़ के हमें पता चल जाता है। तो एक वहाँ के साहित्यकार हैं, उन्होंने किताब लिखी सिर्फ नक्शे कदम रह गए। हालांकि जिन्होंने लिखी उनकी कोरोना में डेथ हो गई थी। तो वो उस किताब में एक किस्सा है, 1932-33 के आसपास का है। नवाबों का शासन था, 50 से 55 हजार जो है आबादी थी भोपाल की। तो वहाँ पर जिगर मुरादाबादी साहब, मशहूर शायर, अक्सर आया करते थे भोपाल। तो एक बार जब आए तो वहाँ पर सब मतलब फुर्सत वाला माहौल रहता था उस दौर में। तो उनके मन में एक शरारत सूझी। तो उन्होंने कहा कि यार एक काम करते हैं कि यहाँ बहुत तरीके के कार्यक्रम होते हैं, एक क्लब बनाते हैं। उन्होंने कहा कैसा क्लब रहेगा? तो उन्होंने कहा कि क्लब का नाम होगा दारुल कोहला। तो दारुल कोहला का मतलब, दारुल मतलब स्कूल, कोहला मतलब आलसी, मतलब आलसियों का क्लब। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, तो क्या होगा इसमें, कैसे काम होगा? तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, इसके रूल बनाते हैं। तो रूल बने कि कुछ 4-5 रूल थे, जिसमें एक रूल ये था कि अगर आपको उसका मेंबर बनना है तो उसमें आपके पास एक तकिया जिस पे सोते हैं वो तकिया होना मैंडेटरी है। इसके अलावा वो क्लब चलता था रात को 9 बजे से 3 बजे तक भोर में। वो उसकी टाइमिंग थी। बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, आप नागा नहीं कर सकते, आपको डेली आना है। ये उस क्लब के कुछ रूल थे। एक रूल सबसे इंटरेस्टिंग था और उसी की वजह से बाद में वो क्लब को बंद भी कर दिया गया।
ये रूल ये था कि जो आदमी बैठा हुआ है वो खड़े हुए आदमी को ऑर्डर दे सकता है और जो लेटा हुआ आदमी है वो बैठे हुए आदमी को ऑर्डर दे सकता है। तो अब आप इमेजिन करिए कि आप क्लब में घुस रहे हैं, तो जाहिर तौर पे कि आप तो खड़े होकर एंट्री ले रहे हैं, तो ऑलरेडी जो लेटा है वो बैठे को दे देगा या दोनों मिलकर आपको ऑर्डर दे देंगे, यार पान बनवा लो, ये कर लाओ, चाय ले आओ, जो भी है। तो माहौल ऐसा हो गया, जब शुरुआत में एक दूसरे को ऑर्डर देने लगे तो जो गेट से एंट्री लेता था वो ऐसा लुढ़कते हुए चला जाता था ताकि मुझे कोई ऑर्डर ना दे दे कि भाई तुम पान बनवा लो, ये करा लो। तो जब ये चला तो एक किस्सा है, वो किताब में मेंशन भी किया गया है कि एक मतलब सब लेटे हुए हैं और हुक्का चल रहा है वहाँ पे, तो हुक्के से एक अंगारा उनके कंबल पे गिरा, सर्दियों का वक्त था। तो अब उनने कहा कि अगर मैं उठ गया तो कोई ऑर्डर दे देगा, कुछ मंगा लेगा। तो आलसपने की हद देखिए कि वो जनाब उठे नहीं, और जब कंबल ने पूरी आग पकड़ ली तो सब इकट्ठे उठे, फिर उसको बुझाया गया और बाद में एक लंबे समय बाद उसको करीब 20-30 साल वो क्लब चला और उसके बाद उस क्लब को धीरे धीरे बंद कर दिया गया। तो ये वहाँ का एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। बहुत सारे किस्से हैं, अलग अलग वहाँ पे किताबें लिखी हैं तालाब से जुड़े। और चलिए, बहुत ही दिलचस्प है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, दोनों जगह की राजनीति। हमारी कोशिश होगी कि हम दोनों नहीं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना, 5 स्टेट में जाएं और वहाँ से आपके लिए कहानियाँ लेकर आएँ, वहाँ की चुनावी रिपोर्ट लेकर आएँ और बता सकें कि असल में ज़मीन पर क्या चल रहा है। और नेता नगरी में तो चर्चा होती रहेगी, लेकिन फ़िलहाल जो स्थिति है, चाहे राजस्थान की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे छत्तीसगढ़ की हो, अभी क्या है कि बहुत सारे लोगों के टिकट मिल गए हैं और बहुतों को नहीं मिले, तो लोगों की धुकधुकी बंधी है। एक शेर है कि खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हो, सांप छिपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। तो ये जो प्रत्याशी हैं ये अपने आला कमान से कह रहे हैं, ये भी निदा फाजली का एक शेर है। और आला कमान जो है वो कह रहा है कि सफ़र में धूप तो होगी, चल सको तो चलो, यहाँ भीड़ में हर कोई है, निकल सको तो चलो, और यहाँ कोई किसी को रास्ता नहीं देता, तुम अपने आप को बदल सको तो चलो। और ये शेर जो है प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में भी पढ़ा था। तो आला कमान का मैसेज ये है कि भाई खुद को बदल लो, जिताओगे तो फिर चुनाव लड़ाएंगे, नहीं जिता पाओगे तो कितने भी बड़े नेता हो टिकट नहीं देंगे। नेता नगरी के सभी दर्शकों को बहुत शुक्रिया। देखते रहिए दी ललन टॉप।